हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी वेलकम करता हूं आपका DRS अकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एल्केन्स और एल्कीन्स को कवर कर लिया है और आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्काइंस के बारे में। तो चलिए बिना देर किए कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं एल्काइंस। बच्चों, सब्जेक्ट है हमारे पास केमिस्ट्री और टॉपिक होगा आज हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइंस पार्ट को। किसको डिस्कस करेंगे बच्चों? एल्काइंस पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एल्काइंस पार्ट और मेरा नाम है डॉक्टर एम ए अंसारी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं एल्काइंस की। तो बच्चों, एल्काइंस के बारे में कुछ चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी हम आपको रिवाइज कराएंगे कुछ चीजों को, जिससे आप लोगों को बातें जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का, जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं यहां पर हम बात करेंगे, एक टेबल बनाएंगे फीचर। हम यहां फीचर को लिखते हैं। यहां हम एल्केन के फीचर के बारे में पढ़ेंगे, यहां हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम एल्केन एल्कीन पढ़ चुके हैं। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और यहां हम बात करेंगे एल्काइंस की। राइट, यहां बात करेंगे हम लोग एल्काइंस की। तो देखिए इसमें क्या होता है, एल्केन्स की बात करें, एल्कीन्स की बात करें और एल्काइंस की बात करें। फीचर हमने बच्चों सबसे पहले ले लिया बॉन्ड लेंथ। क्या ले लिया? बॉन्ड लेंथ फीचर ले लिया, जो कि मैं आपको GOC से अब तक पढ़ाता आ रहा हूं, बॉन्ड लेंथ। राइट, अब बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एल्केन्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है या फिर 154 पिकोमीटर होती है। ठीक है, जो हम लोगों ने एल्कीन्स में पढ़ा है उसमें पढ़ा है कार्बन कार्बन के बीच की डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इनकी बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है या 120 पिकोमीटर होती है। राइट, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब मैं बात करूं आपसे यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा आप। अच्छा, यहां पर अगर मेरा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसकी बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्डेड से जुड़ा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ, इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, हालांकि पीछे मैंने आपको बताया हुआ है। अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा तो क्या होगी, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी। तो चलिए इनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों, जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हो तो इसकी बॉन्ड लेंथ हम लोगों ने पढ़ी थी एल्केन्स में 1.112 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.112 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो होती है वो 1.110 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है और ये जो होती है 1.08 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है ना। ये बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, या कहीं कहीं पर जो है इसको 1.0 भी लिखा गया है, 1.10 भी लिखा गया है। तो ये बहुत एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, बट हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, पता रखना है। तो ये देखिए एल्केन्स की ज्यादा, फिर एल्कीन्स की, फिर एल्काइंस की। जैसे कार्बन की बॉन्ड लेंथ थी उसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन की भी बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है हमारी। ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। तो बच्चों, हम लोगों ने GOC में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होती है। ठीक है ना। यहां पर इस तरीके से होगा, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से, यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन इस तरीके से होगा। अगर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है उस कार्बन की हम बात करें तो ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइड होगा। यहां एक पाई बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइड होगा। यहां पर दो पाई बॉन्ड है और ये sp हाइब्रिडाइड होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे परसेंटेज एस कैरेक्टर की, तो यहां मेरा 25% एस कैरेक्टर होगा, 25% एस कैरेक्टर मिलेगा और यहां पर मुझे 33.33% एस कैरेक्टर मिलेगा। राइट, और यहां पर मुझे कितना मिल जाएगा, 50% एस कैरेक्टर मिल जाएगा, 50% एस कैरेक्टर। राइट, तो ये है हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर। और हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। तो यहां पर हम देखें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है मेरा सबसे ज्यादा एल्काइंस में है और जो हमारे पास में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो एल्काइंस की सबसे ज्यादा होगी कि नहीं? अच्छा, GOC में फिर मैंने आपको एक बात और पढ़ाई थी कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या हम कहें कि परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब
अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए तो एल्काइन का ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाए तो भी किसकी ज्यादा, एल्काइन की ज्यादा, और अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए बच्चों तो भी इसी का ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर मेरा किस किस का होगा, ये बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का भी होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का भी होगा, और ये मेरा एसिडिक कैरेक्टर का भी होगा, राइट, एसिडिक कैरेक्टर का भी होगा, और साथ ही साथ ये जो है मेरा पोलैरिटी का भी होगा। सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड जो है वो पाया जाएगा एल्काइन में। तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर एल्काइन में कहां कहां पर क्या क्या चीजें मिली, यहां पर आपकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, वहां पर कम है, ये ऑर्डर इस तरीके का बनेगा, राइट। बाकी जो है ये ऑर्डर्स आपके जो है एल्काइंस में ज्यादा पाए जाएंगे। तो ये जनरल बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब दूसरी बात आपको ये समझनी है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, एल्काइन होता है। अगर आपको जीओसी याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से लगा, नाइट्रोजन से लगा और सल्फर से लगा हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन हुआ करते थे हमारे पास, ये कैसे होते थे, ये होते थे बच्चों हमारे एसिडिक हाइड्रोजन। कैसे हाइड्रोजन हुआ करते थे, एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब एल्काइन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मस्ट था हमारा। एल्कीन और एल्केन्स जो होते हैं वो हमारे एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं, बट जो हमारी एल्काइंस हैं वो एसिडिक होती हैं। और याद रखिएगा टर्मिनल एल्काइंस जो होती हैं वही एसिडिक होंगी, क्योंकि टर्मिनल वाली एल्काइन पर ही हाइड्रोजन पाया जाएगा। बीच में अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उस पर हाइड्रोजन नहीं मिलता देखने के लिए, इसलिए वो हमारी एसिडिक नहीं होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस की। तो देखेंगे यहां पर एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन में क्या पढ़ना है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है इस पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड वन एल्काइन। वन एल्काइन मतलब टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा, मतलब किनारे वाली एल्काइन जिसमें कार्बन का नंबर 1 दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। एसिडिक इन नेचर ड्यू टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या फायदा हुआ, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से एसिडिक नेचर बढ़ा, राइट। तो जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको पढ़ाया हुआ था। बताएं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एसिडिक हाइड्रोजन होता कैसा है, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया, फिर मैं आपको बता दूं, कार्बन हाइड्रोजन। ये क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज, कितना परसेंट एस कैरेक्टर, 50% एस कैरेक्टर पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये टर्मिनल एल्काइन जो होंगी हमारी वो कैसी होंगी बच्चों, वो एसिडिक इन नेचर होंगी। कैसी होंगी, एसिडिक इन नेचर होंगी। अब जो टर्मिनल एल्काइन है मेरी, इन टर्मिनल एल्काइन का हमें टेस्ट करना है, कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जो है ये टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। तो चलिए हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन की। किसकी बात करते हैं, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट किससे किया जा सकता है, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। अब देखिए इसके 3 टेस्ट हम लोग को पढ़ने होते हैं। एक पहला होता है सोडियम मेटल के साथ पढ़ते हैं हम लोग, सोडियम मेटल, या फिर हम सोडा माइड के साथ पढ़ते हैं जो कि NaNH2 होता है। क्या होता है, NaNH2। याद रहे सोडा लाइम नहीं बोला बच्चों मैंने, सोडा लाइम हमारा एक मिक्सचर हुआ करता था 3:1 का, 3:1 का एक मिक्सचर हुआ करता था, जो मिक्सचर हमारा क्या करता था, डीकार्बोक्सिलेशन कराता था। क्या कराता था बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन कराता था। मैं यहां पर सोडा माइड बोल रहा हूं, सोडा लाइम नहीं बोल रहा हूं, ये बात याद रहे। सोडा माइड जो है वो हमारा NaNH2 होता है, इसको मैं लिख देता हूं, सोडा माइड है। क्या है, सोडा माइड है, राइट। अब इससे देखिए टेस्ट में होता क्या है, जैसे मेरे पास कोई भी टर्मिनल एल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, इसमें तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, मैं अगर इसकी रिएक्शन Na के साथ कराऊं या फिर NaNH2 के साथ कराऊं, तो ये जो हाइड्रोजन है वो आपका सोडियम के साथ हो जाएगा रिप्लेस। क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ हो जाएगा रिप्लेस, मतलब बनेगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। क्या बन जाएगा, CNA बन जाएगा। बात समझ में आई। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अभी तो मेरे पास एक और एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यही CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेकर के हमने सोडियम लिया, NaNH2 ले लिया, या तो इसकी जगह पर NaNH2 ले लिया, राइट। और इसको हमने कर दिया हीट। क्या कर दिया बच्चों, हीट कर दिया। इनमें से कोई एक लेना है, आपको पता है, ठीक है ना। तो हमने इसको कर दिया हीट। तो हीट करने पर ये जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन है वो भी आपके निकल जाएंगे और सोडियम से रिप्लेस हो जाएंगे, राइट। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरीके का कंपाउंड। बात समझ में आई। अब अगर क्वेश्चन कहे, क्वेश्चन में आपसे कभी पूछा जाए कि मेरे पास एसिटाइलिन है, इथाइन है, इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, राइट। ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और मुझे बना करके देता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, और साथ में देता है ½ H2। कितना देता है बच्चों,
हाफ H2 देता है। तो वो कभी अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो याद रखिएगा कि 1 मोल सोडियम रिक्वायर्ड हुआ बच्चों, 1 मोल सोडियम रिक्वायर्ड हुआ और हाफ मोल मेरा क्या बना है, हाइड्रोजन बना। कितना मोल, हाफ मोल। अगर ग्राम में कहे तो ये 23 ग्राम यूज हुआ है, राइट, 23 ग्राम। आप मोल कॉन्सेप्ट लगा करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बातें समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है आप क्लियर कर पाए होंगे। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अमोनिकल AgNO3 से इसका टेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, वहां पर आप लोग अच्छे तरीके से सीखोगे। तो चलिए टॉलेंस रिएजेंट की बात करते हैं, अमोनिकल AgNO3 की बात करते हैं, ठीक है ना। अमोनिकल AgNO3, इसमें जो हमारे पास में अमोनिकल AgNO3 होता है उसको लिखा हुआ कैसे कैसे आपको मिल सकता है, उसको देखिएगा, NH4OH प्लस AgNO3 ऐसे लिखा मिल सकता है बच्चों ये आपको, राइट। दूसरे तरीके से ये आपको लिखा मिल सकता है इस तरीके से AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ये ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। बताएं, बात समझ में आई? तो ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है और ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो ये बातें आपको रखनी है एकदम क्लियर, ठीक। इसी को देख करके आपको पहचानना पड़ेगा। अब देखिए इस रिएजेंट में जो आपकी एक्टिव स्पीसीज होती है वो क्या होती है, उसको आपको ध्यान देना है। यहां पर जो हमारी एक्टिव स्पीसीज होती है वो होती है बच्चों Ag+। क्या होती है? एक्टिव स्पीसीज हमारी होती है Ag+। एक्टिव स्पीसीज क्या होगी? Ag+ होगी। अब ये Ag+ करेगा क्या, वहां पर जो मेरे पास टर्मिनल एल्काइन है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, कौन? Ag+ रिप्लेस करेगा। बनाएगा क्या, ध्यान देंगे जरा। यहां पर मान लो मैंने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH है मेरे पास, ये रिएक्शन करता है Ag+ के साथ। Ag+ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें से मुझे खाली क्या मिलना है बच्चों? Ag+ मिलना है, क्योंकि यही क्या है, मेरी एक्टिव स्पीसीज है। क्या है बच्चों? एक्टिव स्पीसीज है। रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा? Ag C ट्रिपल बॉन्ड CAG, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं C2Ag2, C2Ag2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको बोला जाता है सिल्वर एसिटालाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? सिल्वर एसिटालाइड, सिल्वर एसिटालाइड, ठीक है ना, सिल्वर एसिटालाइड। ये जो होता है मेरा व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है, ठीक। और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरीके से बच्चों मैं ये कह दूं मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है प्लस Ag+ के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं, बताइए क्या बनेगा? तो भाई ये CH3, ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड C, और ये है मेरा एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। एसिडिक हाइड्रोजन ये है, तो सिर्फ यहीं पर रिएक्शन होगी एसिडिक हाइड्रोजन। तो बताओ यहां क्या बन जाएगा? Ag, सिल्वर एसिटालाइड बन गया, और यहां पर क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या बताओ मुझे? ये तो आपको प्रेसिपिटेट आउट मिलेगा। अगर बताओ मैं ऐसी कोई एल्काइन ले लूं, मेरे पास कोई ऐसी एल्काइन हो, कैसी एल्काइन हो बच्चों? मान लीजिए कि मेरे पास एल्काइन कुछ इस तरीके की है, CH3। तो बताओ क्या ये Ag के साथ, Ag+ के साथ या टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन देगी? नहीं, क्योंकि यहां कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं पाया जा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से सेम हम लोग क्या करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, जो कि हमारा होगा तीसरा टेस्ट। कौन सा बच्चों? तीसरा टेस्ट होगा। तो चलिए जरा तीसरा टेस्ट देखते हैं। तीसरे टेस्ट में क्या है? तीसरे टेस्ट में क्या है? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अब इसको कैसे लिखा हुआ मिल सकता है? NH4, भाई ऐसे ही मिलेगा ना, NH4OH प्लस Cu2Cl2। ये हो गया मेरे पास क्या? अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। इसकी एक्टिव स्पीसीज क्या होगी बेटा? एक्टिव स्पीसीज, तो इसकी एक्टिव स्पीसीज होगी बच्चों हमारे पास Cu+। क्या होगी? Cu+। जैसे वहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस Ag करता था, वैसे ही यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा मेरा क्या? Cu रिप्लेस करेगा। मान लो मैंने कहा रिएक्शन होगी मेरे पास इस तरीके की CH ट्रिपल बॉन्ड से, और ये Cu+ जो एक्टिव स्पीसीज है, तो रिएक्शन होकर के ये बनेगा मेरे पास Cu2C2 या C2Cu2। और इसको लिखा कैसे जा सकता है? लिखा जा सकता है C ट्रिपल बॉन्ड Cu, राइट। इसको बोलेंगे कॉपर एसिटालाइड। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉपर एसिटालाइड, कॉपर एसिटालाइड, ठीक है ना। ये कॉपर एसिटालाइड हो गया। याद रखेंगे कि ये जो कॉपर एसिटालाइड होता है ये प्रेसिपिटेट रेड कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों? रेड कलर का होता है। ये बात याद रखनी है। मान लो इसी तरीके से जैसे मैंने Ag में लिया था, मैं ये ले लूं Cu+1 के साथ रिएक्शन कराऊं, तो बताओ यहां पर क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा मेरे पास Cu, चले मैं घुमा के नहीं लिखूंगा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Cu, राइट।
कैसा कलर, रेड कलर। अगर बच्चों मैंने ऐसा ले लिया जैसा कि मैंने Ag में लिया था CH3Ca, तो बच्चों यहां से पता क्या चल रहा है कि इसमें जो है हमारे पास Cu+ है, यहां कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें कोई भी टर्मिनल हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं पाया जा रहा है। मतलब ये जो टेस्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़े, ये सारे के सारे वो टेस्ट थे जिससे हम टर्मिनल एल्काइन पहचान सकते हैं, टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपने अच्छे से क्लियर की होंगी, अच्छे से समझी होंगी। अब आते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस पर। एल्काइंस को कैसे कैसे बनाया जा सकता है, राइट। तो देखिए एल्काइंस को बनाने के लिए हम लोगों ने पीछे भी रिएक्शन पढ़ी है कि कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हैं। जब एल्केन का लास्ट लेक्चर था तब हम लोग वहां पर देख रहे थे, है ना। और मैग्नीशियम कार्बाइड से भी हमने प्रोपाइन को बनाया था। तो एल्काइंस को बनाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड से बना रहे हैं, फ्रॉम कार्बाइड बना रहे हैं। अब अगर कार्बाइड से हम बनाए बेटा, तो कार्बाइड में हमने CaC2 को पढ़ा था, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई थी और हाइड्रोलिसिस करा के बनाया था CH+CH+, क्या बच्चों, प्लस में H2O तो इधर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, राइट। यही तो याद है ना आपको। चलिए तो देखिए बार बार रिएक्शंस मिलेंगे आपको, इनको आपको अच्छे से समझना है बच्चों। ये तो एक ही बनेगा। और बताओ यहां पर जो है मेरे पास कितने यूज हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 OH, मतलब यहां H2O कितना आता था मेरा, 2 H2O आता था। याद आ रहा है बच्चों आपको, आ रहा है ना याद, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा मैग्नीशियम था हमारे पास Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड, राइट। इसकी हम लोग करते थे हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिलता था प्रोपाइन। क्या मिलता था बच्चों, प्रोपाइन CH3C∼CH, याद होगा आपको। और मिलता था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, MgOH2। 2 मैग्नीशियम है तो हम इसको 2 बनाते थे, कार्बन बैलेंस हो गए हैं। OH मैंने यूज किए 4, H यूज किए 4, तो इसका मतलब हम यहां पर H2O यूज करेंगे 4। कितना H2O यूज करेंगे, 4 H2O यूज करेंगे। क्या बातें क्लियर हो गई आपको। इस तरीके से ये थी आपकी बैलेंसिंग रिएक्शन। पहला मेथड था जिसमें आप लोगों ने कार्बाइड से बनाया। दूसरे मेथड की बात करते हैं तो बच्चों दूसरे मेथड में हम बनाएंगे बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन से बच्चों, बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे पास डाई हैलाइड्स होते हैं वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं NaNH2 के साथ में या फिर अल्कोहलिक KOH के साथ। याद रहे बच्चों अल्कोहलिक KOH लेना है। कैसा लेना है, अल्कोहलिक लेना है, कभी भी एक्वस KOH नहीं लेना है। अगर यहां एक्वस KOH ले लिया तो कुछ और होगा, अल्कोहलिक KOH से कुछ और होगा, जो कि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म से ही आपको बताता चल रहा हूं कि एक्वस KOH जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, जबकि जो अल्कोहलिक KOH होता है वो एलिमिनेशन कराता है। क्या कराता है, एलिमिनेशन। और कैसा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराता है। कैसा कराता है बच्चों, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराता है, राइट। अब देखो ये जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है वो कैसे होता है, कैसे मिलता है, देखने के लिए ध्यान देंगे जरा। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास डाई हैलाइड है ना, डाई हैलाइड CH2Br और CH2Br, ये एक एग्जांपल लेकर के हम सीखते हैं। और मान लो इसकी रिएक्शन मैं NaNH2 के साथ करा रहा हूं। किसके साथ बच्चों, NaNH2 के साथ। तो क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए, वो चीज ध्यान देने वाली होगी। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से आपका ये हाइड्रोजन जो निकलेगा वो NH2 के साथ जाएगा, NH3 बनाएगा, और ये काम 2 बार होगा, ठीक है ना। और ये जो Br है वो Br किसके साथ, Na के साथ NaBr बनाएगा। यहां से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा, Br निकल जाएगा, तो यहां आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अगर मैं इसको 2 ले लूं तो बच्चों ध्यान दो, यहां से मैंने कहा H निकलेगा, इसके साथ जाएगा NH2 के साथ, तो NH3 बनेगा, और ये Br जो है Na के साथ जाएगा, NaBr बनेगा। यहां पर जब 2 बार 2 चीजें, एक बार यहां से एक बार यहां से, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा 2 सिग्मा के जुड़ने से। फिर दोबारा से हाइड्रोजन गया, तो बताओ एक और पाई बॉन्ड बनेगा। तो कुल मिलाकर के मैं यहां कह सकता हूं कि मेरे 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। चलो बना के देखते हैं जरा, ऐसे कहां बात समझ में आती है। हमने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, ये साथ में जो है 2 NaBr बन जाएगा, और साथ में 2 अमोनिया बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, 2 अमोनिया बन जाएंगे। बताओ रिएक्शन समझ में आई, रिएक्शन समझ में आई, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अभी इसका एक जनरल रिएक्शन मैं लिख दूंगा आपके सामने, RC ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड क्यों, RC सिंगल बॉन्ड लगा करके हमने कहा कि मेरे पास डाई हैलाइड कुछ इस तरीके का है। यहां पर मेरे पास X लगा है, यहां पर मेरे पास X लगा है, यहां मेरे पास H लगा है, यहां मेरे पास H लगा है, ठीक है ना। RCHXR' है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं। मैंने कहा इस पर मुझे रिएक्शन करानी है अल्कोहलिक KOH की। किसकी बेटा, अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करानी। तो मैं अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराऊं या फिर मैं NaNH2 की रिएक्शन कराऊं, दोनों ही तो एक ही काम करते हैं ना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराते हैं और क्या देते हैं, एल्काइन देते हैं। तो देखो यहां से X मतलब हेलोजन किसके साथ, K के साथ। अगर ये ले रहे हो तो Na के साथ निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट, ठीक है। और ऐसे यहां से निकल जाएगा ये H जो है, अगर इसके साथ करा रहे हो तो OH H2O बनाएगा, अगर इसके साथ करा रहे हो तो अमोनिया बनाएगा। बाकी यहां पर जब ये निकलेगा तो बताओ एक पाई बॉन्ड, ये निकला तो एक और पाई बॉन्ड। मतलब जो
एल्काइन मिलेगी यहां पर बच्चों वो कुछ इस तरीके की मिलेगी आपको, राइट। बाकी के जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो डिपेंड करेगा कि आपने ये लिया है या ये लिया। अगर ये लिया है तो मैंने बाई प्रोडक्ट बता दिए हैं और यहां पर भी मैंने आपको समझा दिया, अगर ये लिया है तो आपका KX निकलेगा और H2O बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो बाई प्रोडक्ट यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने दो दो रिएजेंट एक ही में ले रखे हैं। क्या बताओ, रिएक्शन क्लियर कर पाए, बात समझ पाए? आ जाओ आगे। अगला मेथड देखते हैं, बाय हीटिंग क्लोरोफॉर्म विद Ag पाउडर। सिल्वर पाउडर के साथ अगर हीट कर दें हम इसको क्लोरोफॉर्म को तो क्या बनेगा? तो ध्यान दो, देखो हम लोग ये रिएक्शन बार बार पढ़ेंगे बच्चों। होता क्या है, ये जो क्लोरोफॉर्म है मेरे पास वो होता है CHCl3, इसको 6Ag के साथ में हीट किया जाता है और क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, Cl3CH ऐसे लिख सकता हूं मैं। और यहां से बस बच्चों सिंपल सी ऐसी बात याद रखनी है आपको कि इसके साथ हम हीट करके क्या निकालेंगे, 6AgCl निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 6AgCl और यहां से CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में क्या निकल जाएगा, 6AgCl, और यही हमें बनाना था एल्काइन, राइट। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद में आता है एक और तरीका हमारे पास कि हम टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव से एल्काइंस कैसे बनाएंगे। तो देखेंगे यहां कोई टफ बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स अगर ले लिए तुमने तो क्या करोगे, यहां हैलोजन, यहां हैलोजन, यहां हैलोजन, यहां हैलोजन। टेट्रा मतलब 4 हैलोजन लगाने, आपको लगा दिए 4 हैलोजन लगाने हैं। यहां पर आप क्या करोगे, आप ले लोगे एल्कोहलिक जिंक। क्या ले लोगे? एल्कोहलिक जिंक। ऐसा काम कौन करेगा बच्चों? एल्कोहलिक जिंक करेगा। और जिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो ये बनाता है ZnH2। क्या बनाता है? ZnH2। तो 4 निकालने हैं तो हम 2 जिंक लेकर के क्या बना देंगे, ZnH2 निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे? 2ZnH2 निकाल देंगे। बात समझ में आती है? यहां से बताओ, ये वाला सिग्मा फ्री होके पाई, ये वाला सिग्मा फ्री होके पाई बनाया, मतलब क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश बन जाएगा। तो ये थे हमारे पास एल्काइंस को बनाने के मेथड्स जो आप लोगों ने अच्छे से सीखे। किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अब आपको एल्काइंस के मेथड्स और प्रिपरेशन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको डिटेल में सिखा दिया। आइए इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ मेन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये क्या है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, मेन रिएक्शंस जो होती हैं एल्काइंस की बच्चों, वो कैसी होती हैं हमारी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जल्दी से बताओ। तो बच्चों इसकी मेन रिएक्शन मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाई थी कि एल्काइंस जो होती हैं वो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शन देती हैं? मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं। बट कुछ एल्काइंस जो होती हैं हमारी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल कैटायन लाइक Hg2+ आयन एंड बेरियम 2+ आयन, ठीक है ना। Hg2+ आयन और बेरियम 2+ आयन के साथ कुछ रिएक्शंस जो होती हैं हमें एल्काइन की, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस भी मिलती हैं देखने के लिए। तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं उनको भी हम देखेंगे। तो एल्काइंस की मेन रिएक्शन बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होंगी। एल्काइंस आल्सो गिव सम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल कैटायन लाइक Hg2+ एंड Ba2+। तो Ba2+ और Hg2+ के साथ में कौन कौन सी रिएक्शंस हमें देखने के लिए मिलती हैं उनकी बात हम करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे यहां पर क्वेश्चन हमें मिलेगा यहां पर। चलिए इनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी होंगी रिएक्शंस हमारी। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बताइए जो हमारी क्या है, एक्सप्लेन व्हाई एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे पॉसिबल हुआ आखिर, है ना, कैसे पॉसिबल हुआ। एल्काइंस जो होती हैं उनमें दो पाए जाते हैं आपके पाई बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड होता है मोर रिएक्टिव। एल्काइंस की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है एल्कीन्स से, बट इस केस में हम कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के लिए एल्कीन्स क्यों ज्यादा रिएक्टिव होती हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान दो, अगर मैं बच्चों बात करूं एल्कीन की, किसकी बात करूं? एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन में होता क्या है, एल्कीन की रिएक्शन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मान लो ये एल्कीन मैंने ले ली। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है मतलब इलेक्ट्रोफाइल आकर के पहले अटैक करेगा। बच्चों अगर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर सकता है और यहां कार्बोकैटायन बनाएगा। देखो जरा कैसे बनेगा, CH2 ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहां पर बन गया आपका CH2+, राइट, और ये हो गया आपके पास CH3। तो बताओ ये कौन सा कार्बोकैटायन बना? सेकेंडरी एल्काइल कार्बोकैटायन। कौन सा बच्चों? सेकेंडरी एल्काइल कार्बोकैटायन। कौन बना? सेकेंडरी एल्काइल कार्बोकैटायन। बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद ये थी अपनी क्या, एल्कीन। अब हम एल्काइन की रिएक्शन करा के देखते हैं। तो एल्काइन है मेरे पास
CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। इस पर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहे थे, तो अटैक किसका कराना है? इलेक्ट्रोफाइल का। अब अगर मैं इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊं यहां पर, तो ये बनेगा मेरा प्लस चार्ज, ठीक है। कैसा बनेगा देखो जरा, CH2 इलेक्ट्रोफाइल आ गया यहां पर, सॉरी CH2 नहीं CH रहेगा, CH रहेगा बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दो, CH डबल बॉन्ड CH और इस पर प्लस चार्ज और ये CH3 मेरे पास हो गया। बच्चों ये जो कार्बोकैटाइन बना है, कौन सा कार्बोकैटाइन है? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ विनाइल कार्बोकैटाइन है कि नहीं है? विनाइल कार्बोकैटाइन है कि नहीं? और तुमने बताओ पिछले चैप्टर में एल्कीन में क्या पढ़ा बच्चों? आपने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है इस पर डिपेंड करती थी एल्कीन की रिएक्टिविटी। यहां बना है मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन और एल्काइन में बना है लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन, दैट्स व्हाई एल्काइंस इज लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स। एंड हम ये भी कह सकते हैं एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल को ऐड आसानी से कर पा रहा है, क्योंकि ये स्टेबल बना रहा है कार्बोकैटाइन, इसीलिए यहां पर एडिशन जल्दी होगा, जबकि एल्काइन के केस में एडिशन नहीं होगा आसानी से, क्योंकि यहां बन रहा है लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन। दैट्स व्हाई एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो देखेंगे यहां पर एक पॉइंट मिलेगा आपको लिखा हुआ, due to formation of more stable carbocation in alkenes compared to the alkynes, so alkenes are more reactive than alkynes for electrophilic addition reaction। मुझे उम्मीद है कि बात आपसे पूछी जाएगी तो आप बहुत अच्छे से बताओगे और क्लियर कर पाए होगे आप। आइए अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहली बात मैं पढ़ूंगा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एडिशन ऑफ HOH या इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+। आपने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के एग्जांपल पढ़ रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्काइन कम ही देती हैं, बट हैवी मेटल कैटाइन की प्रेजेंस में देती है ना, तो हैवी मेटल कैटाइन की प्रेजेंस में देंगी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, HOH और Hg2+ टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल कैटालिस्ट। कौन है हैवी मेटल कैटालिस्ट? Hg2+ है। बच्चों क्या होता है यहां पर देखेंगे, जरा ध्यान देंगे रिएक्शन को, कैसे रिएक्शन होती है ध्यान देंगे। ये है मेरे पास बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये रिएक्शन करेगा HOH के साथ में। किसके साथ में? HOH के साथ। प्रेजेंस यहां पर होती है HgSO4। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे, HgSO4 प्लस H2SO4 ये लेते हैं हम, ठीक है ना, इसके साथ में रिएक्शन होती है। देखो होगा क्या बेसिकली, अगर मैं कहूं इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर लो, आप कहोगे इधर कर लो, जहां मन करे बेटा वहां कर लेना। अगर तुमने इधर शिफ्ट किया पार्शियल नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, पार्शियल नेगेटिव ऐसे करके मान लो, ऐसे करके ये पार्शियल नेगेटिव आ गया। इस पर करोगे तो ये पार्शियल पॉजिटिव शो करेगा, यहां से तोड़ के देखोगे तो ये प्लस और ये देखोगे तो माइनस, ऐसे ही करेगा ना। अच्छा उसके बाद देखो बेटा, ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन पर जुड़ेगा, OH तो इस कार्बन पर जुड़ेगा, ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं बेटा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH और यहां पर आ जाएगा आपका OH, राइट। इतनी बात समझते हो? ये बना मेरा, ध्यान दो जरा, अगर तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये इनॉल फॉर्म है। क्या बच्चों ये इनॉल फॉर्म जो होती है कीटो फॉर्म में, और इनॉल फॉर्म जो होती है एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्टेबल होती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती हैं, डायनामिक आइसोमेरिज्म भी बोले थे, टॉटोमेरिज्म पढ़ा था। मोस्ट कॉमन टाइप की कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ी थी, कार्बोनिल कंपाउंड्स में होती। मतलब यहां पर अब इस इनॉल फॉर्म का अगर कीटो फॉर्म हम देखें तो क्या होगा, कीटो फॉर्म बनाने में ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट होगा। ऐसे ही तो होता था, कीटो से इनॉल बनाते थे, इनॉल से कीटो बनाते थे, आपको 2 बार हम सिखा चुके हैं, ठीक है ना। और आपको इवन ये तक बता चुके हैं कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर से सेम पाए जाते हैं। इसीलिए कभी भी हम इनॉल फॉर्म नहीं बनाएंगे, कीटो फॉर्म में ही बता देंगे अगर हमसे ऐसी कोई बात पूछी जाएगी तो, राइट। ये सीख चुके हो। तो देखो जरा यहां से बच्चों क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बच्चों? एल्डिहाइड बन गया, जिसको मैं बोल सकता हूं IUPAC नेम में एथेनल बन गया मेरा। क्या बन गया? एथेनल बन गया। बात समझ में आती है? आती है। अच्छा बताओ, अगर बच्चों मैं 3 कार्बन की एल्काइन ले लूं, इतना गंदा तो नहीं लिखते हैं सर, चलिए नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे जरा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 और HOH और इन द प्रेजेंस ऑफ यही सेम HgSO4 प्लस H2SO4। यहां पर बताओ मार्कोनी का रूल लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये OH माइनस कम हाइड्रोजन वाले पर इस पर जोड़ोगे तो मतलब मिलेगा बच्चों अपने आप को CH2COH CH3, राइट। अब बताओ ये कीटो फॉर्म है कि इनॉल? इनॉल है, इन पर ऑल लगाए, डबल बॉन्ड पर ऑल लगाए, इनॉल है। ये हाइड्रोजन यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, तो बताओ क्या बनाओगे? इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया? ये अपना एसीटोन बन गया भाई। क्या बन गया? एसीटोन। मतलब एल्काइन से डायरेक्टली आप कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बना सकते हो, एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो। लेकिन याद रहे कि एल्डिहाइड
एसिटल्डिहाइड ही मिलता है सिर्फ यहां पर, और वो भी सिर्फ इससे मिलता है। एसिटाइलिन ही है, एसिटाइलिन मतलब इथाइन ही है जो एल्डिहाइड देगी हाइड्रेशन पर, बाकी सब जो होंगी वो कीटोन देंगी। क्योंकि कम से कम 2 कार्बन से ज्यादा 3 कार्बन करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे तो हमेशा कीटोन ही मिलेगा आपको, कभी एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा, और देखो अगर इसके बारे में मैं आपसे बात करूं कि ट्रिकी तरीके से आप इसको कैसे करोगे, ट्रिकी तरीके से, तो एक काम करना, जो वाटर है ना आपका, ट्रिकी तरीके से अगर जल्दी से काम करना हो तो ऐसे करके तोड़ना। ये जो ऑक्सीजन है इसको ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ देना जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो, जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, ऐड ऑक्सीजन ऑफ वाटर ऑन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उस पर जोड़ देना। तो क्या मिलेगा देखो जरा। अच्छा, इनकी ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो अपने लोगों ने एग्जांपल पढ़े। ये कह रहे हैं कि जिस कार्बन पर आपको हाइड्रोजन कम मिले उस पर ऑक्सीजन जोड़ देना। तो देखो जरा, यहां पर क्या जोड़ दोगे, ऑक्सीजन जोड़ दोगे, दोनों हाइड्रोजन इस पर जोड़ोगे, तो लास्ट में प्रोडक्ट देखो जरा, एक तो हाइड्रोजन था, 2 इस पर जोड़ोगे CH3 हो गया, एक इस पर था और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ये बात इस वाले में ज्यादा क्लियर होगी, क्यों? क्योंकि देखो कह रहे हैं ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ देना जहां हाइड्रोजन कम हो। ठीक, हाइड्रोजन कम इस पर है, इस पर जोड़ देना, बाकी हाइड्रोजन दोनों किस पर जोड़ दोगे, इस पर जोड़ दोगे। देखो जरा, दोनों हाइड्रोजन इस पर और ऑक्सीजन इस पर, डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये ट्रिकी तरीके से अगर करोगे तो आसान रह जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा, इसलिए आपको ये चीज बताई गई। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया, ओनली एसिटाइलिन जो है वही एल्डिहाइड बनाएगा, रेस्ट ऑल एल्काइंस फॉर्म कीटोन। ये भी बात आप लोग जो है पीछे सीख चुके हो, समझ चुके हो। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर नहीं मान रहे हो तो एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं एल्काइन का, ठीक है ना। आपको लगेगा कि सर आखिर पॉसिबल कैसे है, आप कह रहे हो मान तो लेते हैं लेकिन है कैसे, दिखा दो तो ज्यादा बेहतर है। तो देखो बच्चों, कैसे 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 पॉसिबल है, HOH किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 की प्रेजेंस में प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, राइट, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा यहां से बताओ। इस ऑक्सीजन को इस पर जोड़ोगे, दोनों हाइड्रोजन इस पर जोड़ दो, किसी एक पर जोड़ दो, यहां से क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, मिलेगा। 2 ब्यूटेनोन बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, IUPAC नाम तो पढ़ना आ गया है ना आपको, 2 ब्यूटेनोन, राइट। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद आते हैं बच्चों रिएक्शन विद BaCN2 की बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ HCN इन प्रेजेंस ऑफ BaCN2, BaCN2 की प्रेजेंस में HCN की रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है हमें, देखो बड़ा सिंपल सी बात इस तरीके से है, किसका, HCN का एडिशन करना है, किसकी प्रेजेंस में, BaCN होल ट्वाइस की प्रेजेंस में, राइट, इसकी प्रेजेंस में। तो इसको तोड़ो, H प्लस में तोड़ो, CN माइनस में तोड़ो, यहां से एक पर H जोड़ दो, एक पर CN जोड़ दो, है ना। एक पर क्या जोड़ दो, H, एक पर क्या जोड़ दो, CN, तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CN, राइट, ये बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अक्राइलोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं, अक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल। यही पॉलीमर वाले चैप्टर में पॉलीमराइज होकर के बच्चों मैं यही बता दे रहा हूं, पॉलीमराइजेशन अगर शो करे, ये पॉलीमराइजेशन पर ये क्या बनाता है, पैन बनाता है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, क्या बनाता है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। होता क्या है, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड यहां फ्री, एक बॉन्ड यहां फ्री, बन जाएगा इसका पॉलीमर। कैसे करके, खैर ये सब बातें मैं पॉलीमर में पढ़ाऊंगा, ये तो यहां पर एक बात आ गई दिमाग में तो आपको बता दे रहा हूं, ठीक। ये खाली होगा और यहां से ये CN रहेगा और ये क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्लियर है ना बच्चों। अच्छा, इसी का दूसरा नाम पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल का शॉर्ट में इसको पैन बोलते हैं और इसी को ऑर्लॉन भी बोलते हैं बच्चों, ऑर्लॉन, और इसी को बच्चों एक्रिलॉन भी बोलते हैं, एक्रिलॉन, ठीक है ना, एक्रिलॉन। सर स्पेलिंग बहुत गलत लिख रहे हो आज, हाँ बच्चों, एक्रिलॉन क्या बोलते हैं, एक्रिलॉन, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अगला एडिशन करके देखते हैं, लास्ट है हमारे पास CH3COOH का एडिशन करेंगे हम लोग Hg2+ की प्रेजेंस में। एडिशन ऑफ CH3COOH Hg2+ की प्रेजेंस में कराना है तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है बच्चों। देखो जरा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एग्जांपल काफी होगा आप लोगों के लिए, CH3COOH ये करना है, किसकी प्रेजेंस में करना है, वही Hg2+ की प्रेजेंस में करना है। अब ये Hg2+ आपका HgSO4 और H2SO4 से ही तो मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद होगा क्या बच्चों, यहां से तोड़ोगे तो ये H+ एक पे ले जाके जोड़ दो और दूसरे पे का OOC ऐसे करके जोड़ दो। तो देखो जरा यहां से क्या बनने वाला है, यहां से क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा मेरा CH2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहां OCOCH3 ऐसे करके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। CH3COOH ऐसे होता है, H हटा दिया, H यहां ले गए, तो बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, विनाइल एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विनाइल एसीटेट बोलते हैं, है ना, विनाइल एसीटेट। बच्चों अभी तो यहां पर एक डबल बॉन्ड और है, अगर चाहें हम लोग तो एक बार और इसकी रिएक्शन इसके साथ करा सकते हैं, CH3COOH, 3 OH नहीं बेटा, 2 OH रहेंगे, पर एसिड थोड़ी ना ले रहे हो,
पर एसिड तो पीछे लिया था हम लोगों ने, है ना, COOH किसकी प्रेजेंस में, Hg2+ की प्रेजेंस में, राइट। यहां से बताओ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फिर टूटेगा, नेगेटिव पार्ट यहां से ये होगा, पॉजिटिव ये होगा, नेगेटिव कम वाले पर जुड़ता है तो इस पर जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मेरा CH3, ये हो जाएगा मेरे पास CH, यहां हो जाएगा OCOCH3 और यहां पर OCOCH3, ऐसे करके बन जाएगा, राइट। बात समझ में आ जाती है, क्लियर है। इसको बोलते हैं इथाइलिडीन एसीटेट, है ना, एक ही पर लगा है, जेमिनल है तो इथाइलिडीन एसीटेट, इथाइलिडीन एसीटेट बोल सकते हैं, राइट, क्लियर। ये हो गया बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के जो जो एग्जांपल हो सकते थे वो। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलें एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। तो बच्चों यहां पर पहला एग्जांपल है हमारे पास एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2 का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ X2 का मतलब होता है हैलोजिनेशन, है ना, रिएक्शन विद हैलोजन, ये सब बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो रिएक्शन विद हैलोजन में क्या होता है, बड़ा सिंपल तरीके से आपको बातें समझा रहे हैं हम। देखो CH यहां पर मैं क्या करूंगा, Br2 का एडिशन कर रहा हूं, इनकी प्रेजेंस CCl4 के साथ प्रेजेंस में होता था, ठीक है ना। या ऐसा करो Br2 ना लो क्योंकि एक स्पेसिफिक नाम बनेगा, इसलिए जो है मैं आपको बता दूं, यहां पर Br2 की जगह हम लोग Cl2 ले लेते हैं, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट, ये ले लेते हैं। बताओ बच्चों यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड होगा, CH एक बॉन्ड यहां, फिर एक बॉन्ड यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, राइट, ऐसे ही तो लगेगा यार। अच्छा बताओ उसके बाद में मैं कहूं फिर से यहां Cl2 CCl4 के साथ रिएक्शन कराऊं, डबल बॉन्ड है तो 2 बार होगी, मतलब क्या है, एल्कीन में जो काम एक बार कर रहे थे वो एल्काइन में 2 बार करना पड़ेगा हमें। तो यहां से मैं कहूंगा CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl, टेट्रा बन गया। क्या बन गया, टेट्रा बन गया। याद है बच्चों आप लोगों को, इसको बोला जाता है वेस्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, वेस्ट्रॉन बोला जाता है, वेस्ट्रॉन बोला जाता है, राइट। अभी इसमें से क्या होगा, वेस्ट्रॉन बोल दिया इसको, अब यहां से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हम करा सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में करा सकते हैं, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, याद है ना, अल्कोहलिक KOH। मैं अब समराइज करना शुरू कर दिया हूं, मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का रिलेशन जो पीछे पढ़ चुके हो अगर वो आता है तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, या आगे कहीं आने वाला होता है तो बता देता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने का तरीका यही होता है बच्चों। यहां से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो बताओ यहां पर क्या बनेगा आपके पास, यहां पर बनेगा Cl और डबल बॉन्ड CH, यही बनेगा ना। अरे सर ऊपर वाला तो निकाले हो, हाँ बेटा निकाले तो हैं, तो अगर ऊपर नीचे वाले को ऊपर लगा दे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, बट आपके समझने का फेर है, इसलिए लगाया था कि एग्जाम में अगर लगा दिया तो ये कहोगे कि नहीं ये चीटिंग है, तो ये बनेगा मेरे पास, है ना बच्चों। ये जो बना है इसको बोला जाता है वेस्ट्रोसॉल। क्या बोलते हैं, वेस्ट्रोसॉल। यहां बच्चों क्या हुआ, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ही तो ना, याद होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, राइट, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और ये क्या बना है, वेस्ट्रोसॉल। वेस्ट्रॉन था ये वेस्ट्रोसॉल था, ठीक है ना। अब देखो इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोईथेन, राइट, 1,1, चले मैं लिख देता हूं सर, पेन कलर चेंज करिए, चल, हाँ 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो, 4 बार लगा है तो टेट्राक्लोरो ईथेन हो जाएगा, है ना, ईथेन हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, 1,1,2 ट्राइक्लोरोईथीन, राइट, तो 1,1,2 ट्राइक्लोरोईथीन, राइट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा इसके बाद ये जो हमारे पास वेस्ट्रोसॉल है, वेस्ट्रोसॉल जो फाइनली बना है, तो इसका यूज जो है क्लीनिंग में करते हैं। किसमें यूज करते हैं बच्चों, यूज्ड इन क्लीनिंग, क्लीनिंग में इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज जो है हम लोग इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह करते हैं, यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह भी यूज किया जाता है और क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। तो वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल का IUPAC नाम याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई। चले इसके बाद आते हैं एडिशन ऑफ HX पर। किस पर, एडिशन ऑफ HX। बच्चों ये ऑफ होगा, एडिशन ऑफ HX, राइट, एडिशन ऑफ HX का एडिशन कराना है। तो बच्चों HX के एडिशन में कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होनी चाहिए। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको याद होगा। चले देखते हैं कितना आपको याद है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH और मैं इस पर कराऊं रिएक्शन HCl की, किसकी, HCl की। एक पर आप जोड़ोगे क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यही तो बना रहे हो ना। अभी दोबारा हो सकता है, मैंने कहा जो एल्कीन में एक बार कर रहे थे वो यहां पर 2 बार करेंगे। तो बताओ
अब की बार ये मुद्दा तो नहीं है कि इसको कहां जोड़ना है माइनस वाले को, भैया जहां कम है वहीं जोड़ना है, ठीक, यहां तो कहीं भी जोड़ सकते थे। CH3 CH2 सॉरी Cl2 ना, 2 बार आ गया, Cl2, यही तो बनेगा बेटा, ये बन गया आपका इथाइलिडीन क्लोराइड बोलते हैं इसको, है ना, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड कैसा है ये, जैम ना, जैमिनल जिसको बोलते थे आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मान लो अगर हम कह देते हैं कि भाई दूसरी रिएक्शन है यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एडिशन ऑफ HCl करा रहे हैं, एडिशन ऑफ HCl करा रहे हैं, बट प्रेजेंस ले रहे हैं Hg2+ की, तो हैवी मेटल कैटाइन हो गया ना, न्यूक्लियोफिलिक हो गई ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्या Cl, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो ये हो गया मेरा क्या, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। बताओ क्या बच्चों, जैसे पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल बनाया था पॉलीमराइजेशन से, यहां भी करा सकते हो, तो मैं कहूंगा पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है, पॉलीमर वाले चैप्टर में ये पढ़ोगे बेटा। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पर बैलेंसी खाली और यहां खाली, और इसका क्या हो जाएगा, होल एन हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, P मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड, राइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PVC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PVC, राइट, जो PVC पाइप बनाने में यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके बाद एक एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट वाला होगा, उसको समझिएगा बेटा, क्योंकि यहां दोनों बातें पॉसिबल है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, मैंने यहां पर इस पर एडिशन कराया HCl का, किसका बच्चों, HCl का एडिशन होगा तो CH3C, Cl इसी पर आएगा क्योंकि कम हाइड्रोजन है, Cl डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहां पर दो कंडीशन है, ऐसे लिखते हैं, दो कंडीशन, कौन कौन सी दो कंडीशन, मान लो मैं इसमें रिएक्शन कराऊं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, राइट, और मैं रिएक्शन कराऊं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। ध्यान देना बेटा, ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, यहां लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, यहां लगेगा मार्कोनिकॉफ। बच्चों यहां अगर मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, तो क्या होगा, तो ये होगा ज्यादा वाले पे Br जुड़ेगा, मतलब यहां Br जुड़ेगा, यहां H जुड़ेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो बनेगा CH3 CH, Cl पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड, और ये CH क्या हो जाएगा 2Br ना, Br जुड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास CH2Br, राइट। अब यहां पर करोगे तो क्या करोगे, तो Cl आपको यहां मार्कोनिकॉफ लगाना है, क्योंकि पेरोक्साइड यूजलेस होता है, तो यहां पर मार्कोनिकॉफ लगाना है, तो Cl यहां पर जोड़ोगे, H यहां पर जोड़ोगे, मतलब यहां का जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा बेटा, CH3 CCl CCl और CH3, राइट। बात समझ में आई, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद आ जाओ ओजोनोलिसिस की बात करते हैं। ओजोनोलिसिस आपको मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़ा सिंपल तरीके से, बड़ा ट्रिकी तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पढ़ाया था आपको एल्कीन में। बेटा जो एल्कीन में पढ़े हो वही यहां भी अप्लाई करेंगे, सिंपल सा तरीका यहां पर भी अप्लाई करेंगे और यहां पर भी वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बस थोड़ी सी एक छोटी सी बात मैं यहां पर आपको एडिशनल बताऊंगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। और ये ओजोनोलिसिस से आसान कुछ नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हो उससे आसान भी कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन आप एक तरीके से पढ़ोगे तब आसान होगा। अगर आपने बेतरतीब बेतरीके से पढ़ा तो ये समझ लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टफ भी कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे समझ नहीं पाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वो फिर लास्ट में क्या करते हैं, रटना शुरू करते हैं। मैंने आपसे जो है लास्ट तक अगर आप पढ़ोगे तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, ठीक। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और मैं सिखाऊंगा, धीरे धीरे करके चीजें आपके रिफ्लेक्स में आएंगी, सीखोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टिप पर होने वाली है, ठीक है ना। इसीलिए इस क्रैश कोर्स को, मतलब ये आपके लिए क्रैश कोर्स बोला जा रहा है, बट ये क्रैश कोर्स नहीं है, क्योंकि मैं ऑल इन वन जितनी भी चीजें चैप्टर में हैं मैं सारी की सारी कवर कर रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। इसलिए आपका पूरा का पूरा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएंगे नीट के पेपर से आप मिलाइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं, कहीं और से नहीं मिलेंगे। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए। कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप तुरंत जो है कॉन्टैक्ट करिए और आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा। बट मेहनत से, ईमानदारी से आप पढ़ के देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख ना जाए तो बताइएगा, और सीख भी जाएंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी पूरे के पूरे निकाल करके आएंगे एग्जाम, ठीक है। चलिए, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन की बात करूं बच्चों, देखो यहां ध्यान रखने वाली क्या बात है बच्चों, एल्काइन होगी तो क्या ऐसे ही होगी, एल्काइन एल्काइन ऐसे ही होगी ना, होगी। बताओ एल्काइन में हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास क्या होता है, O3 होता है और H2O जिंक होता है, मतलब ऐसे करके हुआ करता था। ध्यान दो जरा, याद है कुछ थोड़ा बहुत, H2O और जिंक,
रिडक्टिव होगी सर, देखते ही पहचान गए आप, रिडक्टिव होगी, बिल्कुल होगी बच्चों। ध्यान क्या देना था यहां पर, ये देना था, वहां दो तोड़ते थे तो यहां भी दो ही तोड़ना, तीनों मत तोड़ना यहां, ऐसे करके एक ओ इधर एक ओ इधर। मतलब मैं ये कह दिया बेटा कि आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, यहां पर ये कंपाउंड बन जाएगा, क्या दिक्कत परेशानी है, ये कंपाउंड बन जाएगा, है ना। क्या है, बिस्नल डाइकीटोन है, बिस डाइकीटोन बोल सकते हैं। समझ में आई बात, मतलब एग्जाम्पल के बिना कहां समझोगे आप। हाँ सर, कैसे समझें एग्जाम्पल के बिना, सर मैं हूं, मुझे नहीं समझ आता बेटा, आएगा। देखो H2O के साथ जिंक लोगे, क्या करोगे, हमने कहा दो पे ही रुक जाना, ये देखो बच्चों CHO बना, ये CHO बना सिंगल बॉन्ड के साथ, मतलब क्या बन गया सर, ये तो ग्लाइऑक्सिल जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हो बेटा, ये ग्लाइऑक्सिल बन गया आपका, है ना, क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिल बन गया। नहीं मजा आया, नहीं सीख पाए, है ना। बाकी बनता बहुत कुछ है, वो सब बनाना है नहीं हम लोगों को, है ना, ओजोनाइड वगैरह वगैरह बनता था। तो यहां पर ध्यान देंगे, मान लो सर 2 कार्बन का तो लेके सब पढ़ाते हैं, सब बता देते हैं, आप बता के दिखाइए 3 का। तो बेटा मैं कहूंगा 3 में कुछ अलग थोड़ी ना करना आपको, ये जो बताया, ये जो सिखाया यही करना है। 2 पे तोड़ के रुक जाइएगा, ये यूं खटाखट तोड़िए बेटा, खटाखट ऑक्सीजन को जोड़िए और कहानी खत्म करिए इनकी। लो ये बना दिया, मेरा बच्चा तो ऐसे बना के आएगा। नहीं आया समझ, आया ना। चलो अगर ये आया तो बात कर लेता हूं मैं आपसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव की तो हो गई, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या करोगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ध्यान देना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या करना है, पहला तो वही काम होगा हमारे पास, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको तोड़ना है O3, दूसरे में क्या सिर्फ H2O ना, तो ये ऑक्सीडेटिव है ना। अब देखो क्या होगा, पहला स्टेप तो वही होता है बेटा, और दूसरे में एक ऑक्सीजन जो बचा होगा वो H2O2 बनाएगा ना, तो ये H2O2 के साथ में क्या कर देगा बताओ, ये जो था इसको COOH में ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, COOH में, मतलब ये बनेगा मेरा 2, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं तो ज्यादा नहीं समझ पाओगे, कैसे लिखोगे सर बच्चा, मैं ये कह रहा ऐसे लिखूंगा 2COOH बन जाएगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया, आया ना, अच्छा आया समझ में, ठीक है, क्लियर है बच्चों। याद रखिएगा वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था RCOR, अगर कीटोन है और यहां पर बन रहा है मेरा H2O2 लेकर के, तो यहां कुछ नहीं होता था, राइट, कुछ नहीं होता था। बट यहां जो है अगर मेरे पास ऐसे कोई कंपाउंड हो जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और यहां पर जो है हम ले लें क्या O3 और H2O, पहले O3 दूसरा H2O, अगर ये ले लें तो क्या होगा भैया, ऐसे करके तोड़ना, ऑक्सीडेटिव में OH इधर जोड़ देना, OH इधर, मतलब इधर जो है क्या बना देना तुम, CH3 COO माइनस करके बना देना, ऐसे करके 2 CH3 COOH, ऐसे करके माइनस माइनस छोड़ो, ऐसे बना देना। भाई ये देखो पहले एल्डिहाइड बनेगा, बट एल्डिहाइड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो फाइनली ये बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, समझ पाए ना। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान देना जरा, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दिया है, तभी तो ये COH यहां के 2 H मिलेंगे ना, COH बन गया, बाकी R जो है आकर के जुड़ गया, तभी तो ये जाकर के हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा ना। बात समझ में आई, ध्यान देंगे, ये ऑक्सीडेटिव का केस था। अगर यहीं पर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ध्यान दो जरा, गलती ना हो, बड़ा सेंसिटिव मामला है, बात बच्चों दिल की है यहां पर, ठीक। O3 ले लिया, दूसरा मैंने H2O के साथ जिंक ले लिया, रिडक्टिव है। अब ये आपको लगा होगा ना कि डिफरेंस क्या है, तो रिडक्टिव में क्या करना था, ऐसे करना था, ये क्या बना हो गया CH3 CO CH3, नहीं ये रिडक्टिव में ये होगा, ऑक्सीडेटिव में वो भी टूट जाएगा और टूट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं, एकदम लास्ट पर पहुंच चुके हैं, एल्काइंस हम लोगों का खत्म होने जा रहा है, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, खैर हेडिंग तो मैंने डाल दी थी, कोई नहीं, आगे आओ। ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम लोगों ने एल्कीन्स में भी पढ़ा था और यहां पर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता था, वही होता था, सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था, सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एक्सेप्ट व्हेन फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म्ड इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू द CO2 एंड H2O। ये तो हम लोग वहां पर भी पढ़ चुके हैं, यहां पर भी पढ़ेंगे। चलो एग्जांपल एक ही देता हूं मैं बेटा, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H ऐसे करके है,
और इसमें क्या हो रहा है, KMnO4 ले रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में, याद है ना बेटा आपको। तो यहां से बताओ ये बॉन्ड तोड़ करके CH3COH बनेगा, यहां से फॉर्मिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ध्यान दो ऑक्सीडेटिव में यार जो सीखे थे अभी अभी तुम ऊपर, है ना, यहां से क्या HCOOH, यहां से क्या करोगे बेटा, ये हीट नहीं बल्कि मतलब जो है भाई KMnO4 होगा हमारा, तो क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, तो हीट का साइन काय बनाए हम, ठीक है, हीट का पहले बनाना था, बना चुके हैं। तो यहां से फर्दर ये ऑक्सीडाइज होता है, ये लाइन में क्या कहा गया, यही तो ना, फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म्ड, इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड H2O, तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2O में, राइट। समझ आया बच्चों, समझ आया, समझ आया नहीं। अच्छा एक और एग्जांपल सर, एक से काम नहीं चलता, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा हो अगर मेरे पास, और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास KMnO4 एसिडिक मीडियम में हो, हीट करना है मुझे उठा करके इसको, है ना, KMnO4 एसिडिक मीडियम हीट करना है, क्या करोगे सर, क्या करोगे बेटा, मैं कहूंगा कि कुछ नहीं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा के CH3COH 2 मोल्स ऑफ CH3COH बना दो। यहां तो फॉर्मिक एसिड बना नहीं है जो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बच्चों आते हैं हाइड्रोक्सिलेशन पे, क्या ये हाइड्रोक्सिलेशन भी वहां पर पड़ा था, हाँ सर पड़ा तो था, तो बेयर्स रिएजेंट यूज कर ले, हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। तो देखो जरा यहां हाइड्रोक्सिलेशन में क्या क्या और कहां तक बात जाएगी, मैंने कहा CH ले लो, ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो, और फिर इसकी रिएक्शन जो है आप बेयर्स रिएजेंट के साथ करा दो। अच्छा ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, गंदा लगेगा ना बेटा, तो ऐसा करते हैं, देखो गंदा नहीं लगना चाहिए आपको, यहां लिख देते हैं सिंपल सा BR, समझ तो जाओगे ना, बेयर्स रिएजेंट बेटा, बेयर्स रिएजेंट है ये, अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, 1% कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को ही तो बेयर्स रिएजेंट बोलते थे, ठीक है। तो बेटा सिस हाइड्रोक्सिलेशन कराता था ना, CH डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड फ्री होकर के OH, एक बॉन्ड फ्री होकर के OH, ठीक। फिर ले लो बेयर्स रिएजेंट, भैया जो एल्कीन में एक बार किए थे, एल्काइन में कितने बार करोगे, 2 बार करोगे। OH यहां पर हो गया सिंगल बॉन्ड, CH यहां पर, OH यहां पर, OH यहां पर, OH, क्या 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 सर ये क्या बन गया, अरे क्या ऐसा पड़ा, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, स्टेबल नहीं होता है, H2O निकाल देता है तुरंत, यस 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 यस, ये तो अनस्टेबल था, ठीक है ना, तो क्या होगा, -2H2O निकलेगा, बचा क्या, CHO ग्लाइऑक्जल CHO, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, अरे सर क्या क्या करा रहे हो, तो बेटा अभी देखो जरा सीरीज ऑफ रिएक्शंस जब मैं कराऊंगा आपको, तो CHO ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में और COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या बेयर्स रिएजेंट अगर फिर ले लिया, ऑक्सीडेशन फिर करा दिया, तो ये बन जाएगा आपका, राइट। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद लास्ट अपना पढ़ते हैं बच्चों, चैप्टर हो रहा है अपना खत्म, पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। तो याद रखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन जो होते हैं, ऐसे करके डिजाइन में मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको बात समझ में आए, राइट। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन है, इनका क्या कराना है, पॉलीमराइजेशन, ठीक। और पॉलीमराइजेशन कराना होता है बच्चों रेड हॉट आयरन या कॉपर 2, किसके साथ, रेड हॉट Fe, ओहो डिजाइन वाला Fe, रेड हॉट Fe या फिर Cu2 कॉपर 2। रेड हॉट का मतलब रक्त तप्त लाल, मतलब बहुत ज्यादा हीट, है ना, बहुत ज्यादा हीट, तो इससे क्या होगा, पॉलीमराइज होकर के ये बना देगा अपना बेंजीन, क्या बना देगा, बेंजीन। बच्चों अब तुम्हें पता है एलिफैटिक में चल रहे थे हम लोग, है ना, और इनसे जो है अब एरोमेटिक में पहुंच चुके हैं, पॉलीमराइजेशन से एरोमेटिक में पहुंच चुके हैं। अब जब पॉलीमराइजेशन हो गया है, एरोमेटिक में पहुंच चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसके बाद स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता दो मुझे, अगर बच्चों 3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल रहे तो तुम क्या बना दोगे पॉलीमराइजेशन से, यही रहेगा रेड हॉट आयरन 2, पॉलीमराइजेशन से क्या बना दोगे, पॉलीमराइजेशन से क्या बना दोगे, तो याद रखना पॉलीमराइजेशन से आप बना दोगे यहां पर मेसिटाइलिन। एक जगह ये है जहां मेसिटाइलिन बन रहा है, और दूसरी जगह एक और जगह आएगी। मैंने बोला था आपको जीओसी पढ़ाते समय, जब आपसे सिग्मा पाई कैलकुलेट करवाए थे, तो आपसे बोला था ना कि सिर्फ और सिर्फ 2 जगह बनता है, एक जगह ये बन गया और एक जगह और बनेगा जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो, ठीक है ना। एसीटोन का पॉलीमराइजेशन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तब वहां पर भी बनेगा, वो मैं वहीं पर बताऊंगा, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या हुआ होगा, इसने बेंजीन बनाई होगी, ये CH3 3 मॉलिक्यूल है, तो लग गया, इस तरीके से बन गया क्या, मेसिटाइलिन। बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने 1 शॉट में कंप्लीट किया एल्काइंस को, एल्काइंस पूरा कंप्लीट होता है यहां पर, पूरा शुरू से हम लोगों ने पढ़ाया था, एल्काइन को शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया था, और पढ़ने के बाद सीधे एकदम लास्ट में जाकर के हम पहुंच चुके हैं, एल्काइंस हम लोगों का हो चुका है खत्म, है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किसको बोला जाता है, ऐसे कंपाउंड्स
जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग और रिजेंबल विद बेंजीन रिंग इन अ केमिकल बिहेवियर इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स की मैं बात करूं बेसिकली, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स उनको बोला जाता है जिसमें कोई एक बेंजीन रिंग पाई जाए या बेंजीन की तरह रिजेंबलेंस पाई जाए, तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं बच्चों, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। अगर बेंजीन पाई जा रही है तो हम इसको बोलेंगे बेंजीनॉइड है, और अगर बेंजीन नहीं पाई जा रही है तो इसको बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं तो ये तो अपनी बेंजीन है, तो ये बेंजीनॉइड होगा ही होगा। मान लो दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया नेफ्थलीन का। किसका? नेफ्थलीन का। तो बच्चों ये है अपनी नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन जो है ये भी बेंजीन की एक रिंग तो रखता ही है, बल्कि हम कहें कि इसमें दो रिंग पाई जाती हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद मैं अगर एग्जांपल दूं आपको एंथ्रेसीन का। किसका बच्चों? एंथ्रासीन का एग्जांपल दूं तो एंथ्रासीन भी तो आपका बेंजीनॉइड कंपाउंड में आ जाएगा ना, बेंजीनॉइड कंपाउंड में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हमारा बेंजीनॉइड कंपाउंड के एग्जांपल्स, राइट। अगर मैं बात करूं आपसे नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं पाई जाती, बट इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर बात करूं फ्यूरॉन की, हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज्म में भी देख चुके हैं। ये है अपना फ्यूरान। अगर मैं आपसे बात करूं थायोफीन की, तो इसमें क्या लग जाएगा बीच में ऐसे करके, थायोफीन। इसको हम लोग पढ़ते थे, थायोफीन है ये। ठीक है ना? और अगर मैं आपसे बात करूं पिरिडीन की, एक पाइरोल भी आप लोगों ने पढ़ा है, पिरिडीन की मैं आपसे बात करूं तो पिरिडीन अपना इस तरीके से होता है। ठीक है ना? तो ये है आपका थायोफीन, थायोफीन। ये है आपका पिरिडीन। क्या है बच्चों? पिरिडीन, राइट। पाइरोल को भी आप इसी में ले सकते हैं। ये सारे के सारे आपके हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है ना? अब देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, अच्छा, कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, जो मैं आपको बता चुका, केमिकली सिमिलर टू बेंजीन रिंग होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं एरोमेटिक और बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। बच्चों इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये वर्न जब इनको किया जाता है तो सूटी या स्मोकी फ्लेम के साथ में ये वर्न होते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें बच्चों तो कोलतार होगा और पेट्रोलियम होगा, कोलतार और पेट्रोलियम। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो हमारे पास कोल है, तो कोल का डिवीजन अगर हम करें तो जो कोल है हमारा वो डिवाइड किया जा सकता है इन चार कैटेगरी में, कोल गैस, अमोनिया लिक्वर, और लिक्वर इसको बोलते हैं, इसको हटा देंगे, अमोनिया लिक्वर ये होता है। ठीक है ना? ये यहां पर गलती से लिखा है कोलतार और कोक। कोक जो है वो हमारा कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। अब अगर हम कोलतार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, क्या करें? कोलतार का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो हमें अलग अलग तरीके के फ्रैक्शंस मिलते हैं। यहां पर कोलतार है, और अगर इसका हम फ्रैक्शन करें तो हमें मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, लाइट ऑयल फ्रैक्शन, हैवी ऑयल फ्रैक्शन और ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन, और लास्ट में हमें मिलता है पिच। तो टोटल हमें 5 कैटेगरी यहां पर मिलेंगी, लाइट ऑयल फ्रैक्शन, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, हैवी ऑयल फ्रैक्शन, ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन और पिच, है ना? पिच। अब ये जो पिच है इसमें हमारा 90% तक कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 90% तक कार्बन पाया जाता है, और वो भी नॉन वोलेटाइल होता है। 90% कार्बन, और कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, राइट। अब हमें यहां पर ये जो मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, लाइट ऑयल फ्रैक्शन, हैवी ऑयल फ्रैक्शन है, इसके बारे में पढ़ना है कि हमें क्या क्या मिलता है। तो याद रखिएगा, लाइट ऑयल फ्रैक्शन जो होता है, लाइट ऑयल फ्रैक्शन में हमको BTX मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? BTX। BTX मतलब बेंजीन, बेंजीन, टोलुइन, बेंजीन, टोलुइन और जाइलिन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? बेंजीन, टोलुइन और जाइलिन मिलता है। ठीक। और ये जो फ्रैक्शन होता है हमारा 170 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 230 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है हमें। कितना? अप टू ऐसे लिखो इसको, कहां से कहां तक मिलता है इसकी रेंज ही लिख देते हैं सीधे, 170 डिग्री सेल्सियस टू 230 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? यहां पर हमें मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? दूसरा फ्रैक्शन जो हमको मिला था हैवी मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। तो बेटा मिडिल ऑयल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में आपको मिलता है फिनॉल। क्या मिलता है? फिनॉल। इसको हम लोग कार्बोलिक ऑयल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक ऑयल फ्रैक्शन भी, क्योंकि यहां पर कार्बोलिक एसिड जो है वो फिनॉल को बोला जाता है, राइट। ये जो फ्रैक्शन होता है हमें वो मिलता है 230 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक, 230 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक। बस एक एग्जांपल आपको खाली याद रखना है। इसके बाद हैवी ऑयल फ्रैक्शन की बात करें तो यहां पर हमें मिलेगा क्रेसॉल, जो कि अल्कोहल में हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ यहां पर हमें मिलता है नेफ्थलीन। क्या मिलता है? नेफ्थलीन। क्या मिलेगा बेटा? नेफ्थलीन मिलेगा, राइट। अगर मैं बात करूं ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन की तो याद रखिएगा इसमें आपको मिलता है एंथ्रासीन।
क्या मिलता है? एंथ्रासीन मिलता है। बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। नेप्थलीन और एंथ्रासीन, नेप्थलीन कहां मिल रहा है? एंथ्रासीन। बाकी कहीं कहीं पर कुछ कुछ चेंजेस भी होते हैं, इसीलिए इन सबसे क्वेश्चन हमारा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखें, इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इनको हम लोग एरीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरीन्स भी बोलते हैं। और अगर इनके जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो इनका जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n - 6y। क्या होता है? CnH2n - 6y। और जो y होता है वो होता है नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। क्लियर कर दूं, y इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। बात समझ में आ गई? बेंजीन रिंग का नंबर, ठीक। फॉर मोनोसाइक्लिक की अगर हम बात करें, फॉर मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक मतलब जिसमें एक साइकिल पाई जाएगी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा मेरे पास CnH2n -6, ठीक है ना। क्योंकि y की जगह पर क्या रख दोगे? 1 रख दोगे तो -6 होकर के बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में जो मेरे पास बेंजीन होगी, बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? फीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालूं तो ये मेरे पास बचेगा C6H5 और एक वैलेंसी हो जाएगी इसकी खाली इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल। जैसे हम लोग एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल करके एल्काइल बोलते थे, ऐसे इसमें से निकाल करके फिनाइल बोलेंगे। मतलब एरीन जो होते हैं मेरे पास, एरीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन बोला जाता है। तो इनमें से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो बन जाता है मेरा एराइल। क्या बन जाता है? एराइल। तो ये ऐसे ही फिन में से करेंगे, निकालेंगे तो फिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनाइल बन जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर आपको। आइए इसके बाद अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कई साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से दिया था, अलग अलग तरीके से बताया था। सबसे पहले यहां पर रिंग स्ट्रक्चर दिया गया था, जो कि दिया था केकुले ने। किसने दिया था बच्चों? केकुले ने दिया था सबसे पहली बार। और ये केकुले ने जो स्ट्रक्चर दिया था उसमें इन्होंने कहा था, अकॉर्डिंग टू केकुले, हेक्सागोनल प्लेनर कार्बोसाइक्लिक मॉलिक्यूल हैविंग अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। क्या चीज? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यहां पर छूटा है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, राइट। तो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें। ये कहा था केकुले ने, कार्बोसाइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा जो कि प्लेनर होगा, वो आपका अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रखता होगा, ये कहा था केकुले साहब ने। और उनके हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर था हमारा वो कुछ इस तरीके का था, जिसको हम लोग अभी भी ऐसे ही बनाते हैं, राइट। इसके बाद इस पे ऑब्जेक्शन हुआ, ड्यू टू ऑब्जेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्थो आइसोमर, केकुले अगेन प्रपोज्ड डायनामिक स्ट्रक्चर। मतलब ये कहा गया कि आपको कैसे पता कि बेंजीन की रिंग में यहीं पर जो है आपका डबल बॉन्ड होगा, वो यहां पर भी तो हो सकता है, यहां पर सिंगल है, यहां पर भी तो डबल हो सकता है। हम लोग पढ़ते भी हैं इस बात को, ठीक है ना। तो इन्होंने डायनामिक स्ट्रक्चर का मतलब इन्होंने कहा कि दोनों जगह पर माना जा सकता है बॉन्ड को, ठीक। डायनामिक मतलब ये टर्म आप लोग सुन चुके हो टॉटोमेरिज्म में, डायनामिक आइसोमेरिज्म बोला था आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको यहां मानना है तो आप ऐसे मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और ये डायनामिक उसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना, डायनामिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने दिया था पैरेलल फार्मूला। किसने दिया था? डेवार ने दिया था। किसने बच्चों? डेवार ने दिया था पैरेलल फार्मूला, पैरेलल स्ट्रक्चर। अब पैरेलल स्ट्रक्चर इन्होंने कैसा दिया था तो देखेंगे जरा। पैरेलल स्ट्रक्चर इन्होंने कहा था कि बेंजीन जो है वो इस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इस तरीके से पैरेलली। डेवार ने, भाई डेवार को ऐसे याद रख सकते हो, दीवार है ना, दीवार। दीवार कैसी होती है? पैरेलल होती है। तो इन्होंने कौन सा फार्मूला दिया था? पैरेलल फार्मूला। किसने दिया था? डेवार ने। कैसा था? ये है आपके सामने। इसके बाद मैं बात करूंगा सेंट्रिक फार्मूला की। तो सेंट्रिक फार्मूला आर्मस्ट्रांग और बेयर ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? आर्मस्ट्रांग और बेयर ने दिया था। इनका फार्मूला कैसा था? इन्होंने कैसे फार्मूला बताया था बेंजीन का स्ट्रक्चर? इन्होंने कहा था कि बेंजीन जो है वो सेंटर की तरफ ऐसे करके बॉन्ड्स लगा दो, ये होता है इनका सेंट्रिक फार्मूला, ठीक। किसने दिया था? आर्मस्ट्रांग और बेयर ने दिया था। इसके बाद लेडेनबर्ग ने दिया था प्रिज्मेटिक फार्मूला। कैसा फार्मूला? प्रिज्मेटिक फार्मूला। किसने दिया था बच्चों? लेडेनबर्ग ने। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, इस तरीके का होता है मतलब। और इन्होंने इसमें इस तरीके से बनाया था बेंजीन के स्ट्रक्चर को, इसको बोला था प्रिज्मेटिक फार्मूला। क्या बोला था? प्रिज्मेटिक फार्मूला। तो ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी। बताइए, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन केकुले ने सबसे पहली बार दिया था और उन्होंने कहा था कि डायनामिक उसमें होते हैं, जब ऑब्जेक्शन हुआ ऑर्थो आइसोमर पर। दूसरी चीज आपको मिला पैरेलल स्ट्रक्चर, डेवार ने दिया था। सेंट्रिक फार्मूला किसने दिया था? आर्मस्ट्रांग और बेयर ने दिया था। उसके बाद लास्ट आपने पढ़ा प्रिज्मेटिक फार्मूला गिवन बाय लेडेनबर्ग। इतनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी। इसके बाद आते हैं बच्चों, कुछ थोड़ी सी बात करते हैं यहां पर
प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। बेंजीन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन आप लोगों ने बच्चों एल्केन्स में भी पढ़ा था, वहां पर भी आप लोगों ने सीखा था, यहां पर भी मैं आपको रिपीट करता हूं। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं और NaOH और CaO के 3:1 के मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर बन जाता है एक कार्बन लेस का एल्केन। ऐसा हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। अगर हम बेंजोइक एसिड लेते हैं तो मैंने बताया था कि बेंजीन बन सकती है, जो हमारा CO2 होता है रिमूव हो जाता है कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, जस्ट लाइक दिस। यहां से आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बेंजीन बनाना है तो सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी, सिंपल सी, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों हमने सोडियम बेंजोइट को इस तरीके से ले लिया, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Na2CO3 तो निकलेगा हमारा, NaOH और CaO के साथ में कराते हैं, राइट। NaOH और CaO के साथ कराते हैं, और आपने ये भी पढ़ा था कि यहां पर जो हमें देखने के लिए मिलता है उसमें एक कार्बन कम हो जाता है, क्योंकि ये CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। ऐसे करके Na2CO3 हम लोग निकालते थे। यह हाइड्रोजन यहां पर लग जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा बेंजीन, और साथ में निकल जाएगा हमारा Na2CO3। आपने इसमें यह भी पढ़ा था NaOH हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ये जो होता है NaOH को ड्राई रखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, ड्राई रखने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसिटाइलिन से, तो हम लोगों ने जो एल्काइन का चैप्टर खत्म किया था उसके लास्ट में यही रिएक्शन पढ़ी थी। एसिटाइलिन का पॉलीमराइजेशन कराया था रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ में, CH111CH 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन लेकर के बच्चों रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब लिया था, रेड हॉट आयरन और कॉपर ट्यूब लिया था, और यहां से हम लोगों ने इससे बनाया था बेंजीन को। बनाया था कि नहीं बनाया था, तो ये बन गई हमारी बेंजीन, राइट। तो ये तरीका था हमारे पास में। अब इसके बाद हमने आपको यह भी बताया था कि अगर आप मेसिटाइलिन बनाना चाहते हो तो आपको प्रोपाइन लेना पड़ेगा 3 मॉलिक्यूल। तो मैं वो सब नहीं बना रहा यहां, क्योंकि मैं पीछे आपको बना के दिखा चुका हूं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन के डेरिवेटिव से कैसे बनाते हैं। बेंजीन के डेरिवेटिव मतलब जो बेंजीन से ही बने होंगे उनकी बात कर रहे हैं। मैं बनाऊंगा पहले फिनॉल से। किससे बनाऊंगा बच्चों, फिनॉल से बनाऊंगा। तो फिनॉल से बनाना बहुत आसान होता है, सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन याद रखेंगे। फिनॉल होता है अपने लोग के पास क्या बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हो तो इसको फिनॉल बोलते हैं बच्चों। इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ अगर हम करा देते हैं, किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ हीट कर दें तो ZnO निकल जाता है और बेंजीन बन जाता है। बहुत छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन है, बेंजीन बन जाएगा प्लस क्या निकल जाएगा, ZnO निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, ZnO निकल जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो एक छोटी सी रिएक्शन ये थी। इसके बाद आप करा सकते हो फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से भी आप बना सकते हो। कैसे बनेगा, ध्यान देंगे, समझेंगे। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इससे लगभग सारे रिंग कंपाउंड्स बना सकते हैं हम लोग, ठीक। अगर इसकी रिएक्शन बच्चों में एक्वस H3PO2 के साथ में करा दूं या SnCl2 और NaOH के साथ करा दूं तो ये बेंजीन बना देता है। क्या बना देता है, मैंने कहा एक्वस H3PO2 के साथ होती है, या फिर हम ये कह दें कि SnCl2 और NaOH के साथ होती है, SnCl2 और NaOH के साथ होती है, तो ये हमारा बेंजीन बना देता है। साथ में N2 बनाता है, साथ में HCl। ये हाइड्रोजन यहां से मिलेगा HCl, हाइड्रोजन यहां से मिलेगा, इस पे जुड़ जाएगा और N2 निकल जाएगा। मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों अपना वो बनेगा बेंजीन, साथ में बाई प्रोडक्ट निकलेगा यहां पर N2 और साथ में निकलेगा आपका HCl, राइट। ये चीजें निकल जाएंगी। इसके बाद मैं बात करूंगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कुछ नहीं किया जाता, डीसल्फोनेशन किया जाता है। सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे होता है, SO3H होता है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन अगर हम HOH के साथ करा दें, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हम और हीट कर दें, तो यहां से OH जो है इसके साथ SO3H है, तो ये H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO4, जिसको बोलते हैं डीसल्फोनेशन। और ये जो हाइड्रोजन है वो यहां पर लग जाएगा, मतलब प्रोडक्ट अपना बनेगा बेंजीन और H2SO4, बेंजीन प्लस H2SO4। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डीसल्फोनेशन। क्या बोलते हैं, डीसल्फोनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की। अगर मैं बात करूं बेंजीन की रिएक्शंस कैसी होती हैं, तो बेंजीन की रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेंजीन की मेन रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड्स की मेन रिएक्शन हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कैसी होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, 3 स्टेप की मैकेनिज्म अच्छे से सीखिएगा। क्या क्या होता है, पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जाकर के, जिसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं। तो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी रिएजेंट जो हम यूज करेंगे उसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। मतलब ये E प्लस में प्लस NU माइनस में टूटेगा। यहां से जनरेट हो गया मेरा क्या, यहां से जनरेट हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने कहा कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये एक स्टेप हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच ऑन द बेंजीन रिंग एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की रिंग पर अटैच होगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। ध्यान दीजिएगा कि कार्बोकैटायन कैसे बनता है, ठीक है ना। जैसे देखेंगे, यहां ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे बच्चों। ये रहा मेरे पास बेंजीन, राइट।
ये है बेंजीन मेरे पास, ठीक है ना। अभी मैं कह रहा हूं कि इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होना है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। बच्चों कहां करेगा अटैक? जहां इलेक्ट्रॉन रिच एरिया होगा। रिच एरिया मान लो ये यहां शिफ्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेरा यहां पर। ध्यान देना जरा, कैसे बन रहा है कार्बोकैटायन। यहां अटैच हुआ मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ये था मेरा डबल बॉन्ड, ये था मेरा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड जब टूटा तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यही बन गया आपका क्या? कार्बोकैटायन। कैसे बना कार्बोकैटायन? बात तो समझ में आ रही है। कार्बोकैटायन, अब बाकी चाहो तो इसको रिंग में घुमा सकते हो, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। अब तीसरा स्टेप होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है बच्चों? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब ये जो ई जाकर के यहां पर अटैच हुआ है, क्या इस पर हाइड्रोजन भी अटैच था? हाँ बिल्कुल अटैच था। अब इस हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। और वो हाइड्रोजन किससे रिमूव होगा? तो वो हाइड्रोजन रिमूव होगा मेरा किससे? जो इलेक्ट्रोफाइल का ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बचा हुआ था उसके साथ में। बहुत मजा आएगा अगर मैकेनिज्म अच्छे से सीख गया बेटा, क्योंकि ये हर चैप्टर में आएगा। तो मेरे पास जो कंपाउंड कार्बोकैटायन बना था उसमें मैं यहां पर जो है आपको हाइड्रोजन भी दिखाऊंगा और वो भी दिखाऊंगा, दोनों चीजें दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बात ज्यादा समझ में आए। राइट, तो देखो जरा यहां पर क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये होता है मेरे पास हाइड्रोजन, ये है मेरे पास ई, और ये था मेरे पास पॉजिटिव, यहां था मेरे पास इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये चल रहा है अपना कौन सा स्टेप बच्चों? तीसरा स्टेप। राइट, इसमें क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। किसके साथ होगा? जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उसके साथ होगा। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मतलब ये प्रोटॉन इसके साथ चला जाएगा, ठीक। यहां से जब ये इसके साथ चला जाएगा तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पर टोटली आपके पास लग गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या लग गया? इलेक्ट्रोफाइल। और बाकी आपकी रिंग कंप्लीट हो गई। ये हमने बोल दिया कि ये निकल गया मेरा HNU। क्या निकल गया? HNU निकल गया। राइट, बातें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब मैकेनिज्म को पढ़ने के बाद अब आ जाओ हम लोग कुछ इसकी जो 5 रिएक्शंस होती हैं बच्चों, मेन 5 रिएक्शंस, यही बार बार हर चैप्टर में रिपीट होंगी। मैं यहां अच्छे से पढ़ा रहा हूं, आगे आपको छुड़वा दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर हम बात करेंगे नाइट्रेशन की। सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे बच्चों नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के केस में याद रखना है आपको इसका जो रिएजेंट होता है। देखो मेनली आपको पढ़ना क्या है? रिएजेंट पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या होता है वो पढ़ना है, और बस उसी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को उठा करके ले जाके बेंजीन के रिंग के ऊपर जोड़ देना, ठीक है ना। बस यही काम करना है। वैसे नाइट्रेशन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि नाइट्रेशन में जो है टेंपरेचर डिपेंडेंसी होती है, टेंपरेचर के साथ साथ चेंज भी होता है, ठीक। 50 to 60 टेंपरेचर पर कुछ और होता है, 100 पर कुछ और होता है, और अगर फ्यूमिंग HNO3 लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो कुछ और होता है। सबसे पहली बात बच्चों हम यहां पर करेंगे रिएजेंट की। रिएजेंट की बात करेंगे तो रिएजेंट हमारे पास क्या होता है? कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। राइट, ये है मेरे पास नाइट्रेशन का रिएजेंट। अगर मैं बात करूं कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हालांकि ये सारी चीजें पीछे पढ़ भी चुके हो, आगे भी बार बार पढ़ोगे, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों NO2+। कैसे जनरेट होता है वो भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। रिएक्शन हमें बेंजीन के ऊपर करानी है, इसकी बेंजीन का नाइट्रेशन कराने वाले हैं हम, तो बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे। मैंने कहा टेंपरेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, ठीक है ना। कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे। राइट, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर लेंगे। यहां पर सेम लेंगे बट 100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर लेंगे। कितना? 100 डिग्री टेंपरेचर लेंगे। और यहां पर हम HNO3 जो है फ्यूमिंग मतलब जिसमें से फ्यूम्स निकल रही हो, बहुत हॉट होगा, फ्यूमिंग HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। राइट, ये ले ले, और टेंपरेचर भाई अपना 100 डिग्री सेल्सियस है। राइट, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। यहां पर मेरा मिलेगा एक ही पोजीशन पर NO2 लगेगा, एक ही पोजीशन पर NO2 लगेगा, ठीक है। यहां पर मेरा अल्टरनेट 2 पोजीशन पर NO2 लग जाएगा, ये NO2 लग गया, और मान लो यहां पर लग जाएगा, ठीक है। जबकि अगर ये फ्यूमिंग ले लिया तो हमारी 3 पोजीशन पर लग जाएगा अल्टरनेट में NO2, है ना। NO2 तो टेंपरेचर की डिपेंडेंसी जो है वो आपको समझ आई होगी कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इसको बोलेंगे 135 ट्राइनाइट्रो बेंजीन। क्या बोलेंगे बच्चों? 135 ट्राइनाइट्रो बेंजीन। चले, अब ये तो आपने समझ लिया। अब इसकी जो है मैकेनिज्म समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है ना। मैकेनिज्म कैसे होती है ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको लगा होगा सर NO2 प्लस आपको जोड़ना था, तो वो तो आपको कहां से HNO3 जो होता है मेरा HO NO2 ऐसे करके ये माइनस ये प्लस यहीं से मिल गया। वाई वी आर यूजिंग कंसंट्रेट H2SO4, क्यों यूज कर रहे हैं, उसका क्या रोल है, तो ठीक है समझिएगा कि क्या रोल है। मैं आपको समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आप समझो। देखो क्यों जरूरत पड़ती है उसकी। मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, ये है मेरे पास HONO2 मतलब HNO3। राइट, ये HNO3 है। ऑक्सीजन यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा कि नहीं। जो आप H2SO4 यूज करते हो ना, उसको क्यों करते हो उसको सीखना है। तो बेटा ये हमको क्या देगा? एसिड है तो H+ देगा कि नहीं देगा। अब ये जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया मतलब ऑक्सीजन पर अटैक मारेगा कि नहीं मारेगा। कंडीशन कैसी होगी ध्यान दो जरा, HOH NO2 और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। राइट, प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना, मैकेनिज्म है। अब यहां से क्या होगा,
जब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस होगा, क्योंकि ये तो भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और NO पर इस पर आ जाएगा प्लस, और ये जो है आपका H2O बन जाएगा। जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहां से NO2 प्लस मिलेगा, और साथ ही साथ यहां से क्या मिलेगा बच्चों, H2O मिलेगा। राइट, ये बात समझ में आती है, NO2 मिल गया। ये जो NO2 प्लस मिला है यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। अगर हम H2SO4 ना लेते तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये नाइट्रोनियम आयन मिला है, यही मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, और यही अभी आपने रिएक्शन में देखा था कि क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। बात समझ में आ रही है, तो यही अटैक कर रहा था। राइट, इसके बाद बात करते हैं हम सल्फोनेशन की। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये वाली जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है, ये यहां पर रिंग में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ा है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बट यही वाली रिएक्शन जो होती है, अगर हम ये पूछें कि नॉर्मली कैसे होती है, तो वहां पर जो है कुछ और चेंजेस होते हैं, जो कि मैं आपको पीछे पढ़ा भी चुका हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा। दूसरी एक बात और यहां पर ध्यान रखनी है आपको कि ये जो HNO3 है ये एसिड होता है, बट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, और HNO3 बिहेव कर रहा है बेस की तरह। किसकी तरह, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। याद रखिएगा, HNO3 बेस की तरह बिहेव कर रहा है यहां, क्योंकि HNO3 एसिड होता है, ये सबको याद रहता है, बट ये भूल जाते हैं कि ये कर क्या रहा है, इसका बेसिस क्या है, ये बिहेव कैसे कर रहा है, ये भूल जाते हैं। तो नोट पॉइंट आप लिखेंगे क्या, इन दिस रिएक्शन, नोट करके लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन HNO3 behave like base, because it accept proton from H2SO4, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बातें क्लियर हुई। चलिए अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं सल्फोनेशन। क्या चीज बच्चों, सल्फोनेशन। तो देखिए सल्फोनेशन में क्या होता है, ध्यान में रखने वाली क्या क्या बातें हैं उनको अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो सल्फोनेशन है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल इज न्यूट्रल SO3 होता है। आपको पढ़ाया भी था रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के केस में। राइट, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। दूसरी बात, इसके रिएजेंट्स की बात करें तो इसके रिएजेंट्स जो है कई सारे हो सकते हैं, जैसे हॉट कंसंट्रेट H2SO4, हॉट कंसंट्रेट H2SO4 हो सकता है। दूसरी चीज, इसका जो रिएजेंट है हमारे पास वो फ्यूमिंग H2SO4 हो सकता है, फ्यूमिंग H2SO4 हो सकता है। एक और रिएजेंट हम यहां पर यूज कर सकते हैं SO3 को CCl4 के साथ, SO3 CCl4 के साथ, ठीक है ना। तो ये तीन रिएजेंट जो होंगे हमारे वो यूज किए जा सकते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के लिए। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में वैसे कोई खास बात नहीं होती है, सिंपल सा आप एक चीज समझोगे कि सल्फोनेशन जो होता है हमारा, इसमें क्या होगा, बेंजीन की रिंग लेंगे और फ्यूमिंग H2SO4 मान लो लेकर के हमने रिएक्शन करा दी, फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4, तो क्या बनेगा मेरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, SO3H, ठीक है। बाई प्रोडक्ट की अगर चाहत हो आपको तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, है ना, और जो SO4 है H2SO4, इसमें से SO3H जुड़ा है, मतलब OH यहां से बाहर गया होगा, OH यहां का, H यहां का, क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट। अगर बाई प्रोडक्ट की H2O की चाहत है तो ये रहा आपका। बात क्लियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा सल्फोनेशन। इसके बाद आते हैं हम लोग हैलोजिनेशन पर। किस पर बच्चों, हैलोजिनेशन। अब देखो हैलोजिनेशन में मतलब क्या हुआ, रिएक्शन विद हैलोजन। रिएक्शन विद हैलोजन कैसे होती थी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां बेंजीन में अच्छे से सीखिएगा क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है कोई X2, साथ ही साथ कोई हैलोजन कैरियर, और ये रिएक्शन हमारी अब्सेंस ऑफ लाइट में होती है। किसमें होती है, अब्सेंस ऑफ लाइट में। अब ये जो हैलोजन कैरियर होते हैं हमारे पास, वो कौन कौन हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। देखो रिएजेंट में तो बच्चों आप लोगे X2, साथ में कोई हैलोजन कैरियर, और अब्सेंस ऑफ लाइट। किसमें कराओगे, अब्सेंस ऑफ लाइट में कराओगे। राइट, ये बातें आपको समझ में आई। इसके बाद में इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों, क्या चीज, इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो क्या होगा, X प्लस, क्या होगा, X प्लस इसका होगा इलेक्ट्रोफाइल। ये जाकर के ही तो अटैक करेगा। अब एक पॉइंट यहां पर आया कि भाई हमको ये बताओ हैलोजन कैरियर कौन कौन सा हम ले सकते हैं। तो बेटा हैलोजन कैरियर में आप FeCl3 ले सकते हो, या सिंपली आयरन भी ले सकते हो, या फिर आप जो है ये भी ना हो आपके पास तो आप AlCl3 ले सकते हो, बट एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस
AlCl3। ये तीनों जो है हैलोजन कैरियर की तरह काम करते हैं, कोई भी एक आप हैलोजन कैरियर की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है ना। रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये मेरे पास बेंजीन है, इस बेंजीन पे हमें मान लो Cl2 की रिएक्शन करानी है, क्लोरीनेशन बोल देंगे। हमने यहां पर FeCl3 ले लिया या कोई आयरन ले लिया, तो यहां का हाइड्रोजन यहां का ClHCl निकालेगा और Cl इस पर जाकर के जुड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट आपके क्लोरोबेंजीन होंगे और साथ में एक HCl मॉलिक्यूल होगा, राइट। तो ये आपकी हो जाती है रिएक्शन। क्लियर है? ये हो गई आपकी रिएक्शन। अच्छा, इसमें जो हमारा FeCl3 है उसका काम क्या होगा? तो ध्यान देना, Cl2 जो है मेरा FeCl3 के साथ कैसे कैरी करता है, आपने लिखा, सॉरी FeCl3 आपने लिखा है ना कि हैलोजन कैरियर चाहिए, तो कैरियर जो है कैरी करके ले जाएगा हैलोजन को। तो हैलोजन को कैसे कैरी करता है उसको ध्यान देना जरा। यहां से एक क्लोरीन इसके साथ, तो बताओ बच्चों FeCl4 बनेगा कि नहीं बनेगा? FeCl4 माइनस बनेगा, ठीक है। साथ में Cl प्लस बनेगा, क्या बनेगा? Cl प्लस बनेगा, एक Cl तभी तो होगा, Cl माइनस, ये Cl प्लस, ठीक। यही Cl प्लस ने तो इस पे जाकर के अटैक किया होगा। आपको एक बात और लग रही होगी कि सर ये बताइए, जब Cl2 है, Cl2 के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो जीरो है, तो कैसे आपने यहां पर हेट्रोलिटिक फिजन कराया? इसीलिए हेट्रोलिटिक फिजन ना हो, होमोलिटिक फिजन हमें नहीं कराना है, यहां हमें पॉजिटिव नेगेटिव देना, क्योंकि अटैक इलेक्ट्रोफाइल का कराना है। तो हम क्या कराएंगे? यहां पर हैलोजन कैरियर लेंगे, वो हमें देकर जाएगा क्या? Cl प्लस। वरना तो अगर Cl को देखोगे बेटा, तो Cl का बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा ना, फ्री रेडिकल बनेंगे। कैसे प्लस और माइनस? कैसे फिर मैंने इलेक्ट्रोफाइल इस पे जोड़ दिया, कैसे इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रख सकता हूं? इसीलिए यहां हैलोजन कैरियर की जरूरत पड़ती है। आपको समझ आ रही होगी ये बात कि हैलोजन कैरियर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्लियर है? चले, ये बात आपने समझी। तो यहां से जो है हैलोजन कैरियर लिया आपने। अब यहां पर जो है आपका जो बेंजीन है उसका H+ होगा, वो H+ जो है क्या करेगा? इसके साथ में HCl बना देगा। HCl बना देगा किसके साथ? H+, इसका Cl- निकाल करके HCl, ये तो हमको इलेक्ट्रोफाइल की तरह मिल गया, ये यूज हो जाएगा बेंजीन पर चिपकने के लिए, ठीक। और ये जो H+ है यहां का Cl- लेकर के क्या बनाएगा? FeCl3 और साथ में HCl। मैकेनिज्म को क्लियर करिएगा। देखें, यहां से जो FeCl3 जैसा लिए थे वैसा का वैसा मिल गया। इसने क्या कर दिया? हैलोजन को कैरी करके लेके गया था और कैरी कर दिया, ठीक। यहां तो हमें दिखता नहीं है, ये तो रिएक्शन है, बट मैकेनिज्म में जब हम देखते हैं तो दिखाई देती हैं चीजें। बात समझ में आई बच्चों? ये बात क्लियर हुई आपको? चले, इसके बाद में जो है अगर आयोडिनेशन की बात की जाए तो आयोडिनेशन आप लोग जानते हो कि रिवर्सिबल होता है और उसको हम लोग प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कराते हैं, जैसे HiO3, जैसे HNO3 है ना, जैसे HGO, इन सब की प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों। इसके बाद दो रिएक्शन बचती है हमारे पास, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जाकर के चिपकता है, मतलब इसका इलेक्ट्रोफाइल R+ कोई होगा, कोई एल्काइल ग्रुप होगा, और एसाइलेशन में RCO+ टाइप का कोई हमारे पास एसाइल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इनके रिएजेंट की बात करें अगर, तो रिएजेंट क्या क्या ले सकते हैं हम, तो इनके एल्काइलेशन में हमें एल्काइल ग्रुप कहां पर मिल सकता है, बस उन्हीं रिएजेंट्स को हम ले सकते हैं। बेसिकली मेनली यहां पर लिया जाता है बच्चों RX को। किसको लिया जाता है? RX को लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या लेते हैं? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में RX को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये R+ X- में आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहां इलेक्ट्रोफाइल मुझे क्या मिलेगा बच्चों? तो इलेक्ट्रोफाइल मुझे यहां पर मिल जाएगा R+, ये टूटेगा तो R+ देगा, तो ये हो गया मेरे पास R+ इलेक्ट्रोफाइल। बस अब क्या कराना है? कुछ नहीं, बेंजीन की रिंग ले लो, यहां का हाइड्रोजन, यहां पर जो है RX ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस ले लो, यहां से ये तोड़ लो, R+ X-, यहां से तोड़ोगे तो ये H+C-, ठीक है ना। R को कहां ले जाकर के? बेंजीन के ऊपर जोड़ दो, तो ये बन जाएगा आपके पास एल्काइल बेंजीन। क्या बन जाएगा? एल्काइल बेंजीन। बाई प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। बात समझ में आई? अगर मैं कहूं कि देखो भाई इसका एक कोई अच्छे से एग्जांपल लेके बताओ प्रॉपर, तो मैं कहूंगा CH3 CH2 Cl ले लो एक एग्जांपल, एनहाइड्रस AlCl3 ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 ले लो। क्या करोगे यहां से? ये देखो प्लस में, ये देखो माइनस में, यहां का हाइड्रोजन प्लस में, यहां पर माइनस चार्ज, इस प्लस को इस पे ले जाकर के जोड़ दो, इथाइल बेंजीन बन जाएगा बच्चों। सिंपल, मजा आ रहा है ना? C2H5 डायरेक्ट जोड़ दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, HCl बन जाएगा। तो ये था मेरा फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। बट याद क्या रखना है इस बात में? याद ये रखना है कि जो फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन होता है उसमें दिमाग ये लगाना है कि हमारा कभी भी फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या नहीं करेंगे, दो से ज्यादा कार्बन अगर है हमारे पास रिंग चेन में, जैसे मैं दिखाऊं, एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ये है और मेरे पास ये है CH3 CH2CH2Cl, ये है, राइट। और किसकी प्रेजेंस है? एनहाइड्रस
AlCl3। तो बेटा बेसिकली ये है क्या, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। लेकिन ध्यान रखना है आपको क्या, उस बात को समझिएगा। अगर यहां से ऐसे बॉन्ड तोड़ोगे तो ये मिलेगा आपको प्लस और ये माइनस, बट ये जो है प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। अब दो या दो से ज्यादा कार्बन, दो तो ठीक है, दो का तो हो जाएगा, लेकिन दो से ज्यादा कार्बन की जो एल्काइल चेन होगी उसको आप बेंजीन पर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, क्योंकि ये प्राइमरी को, मैंने बताया था अगर कभी प्राइमरी को सेकेंडरी बना सकते हैं, सेकेंडरी को टर्सरी बना सकते हैं, तो वहां हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करके इसको सेकेंडरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी बनाएंगे। ये कैसा बना है, मेरा प्राइमरी कार्बोकैटाइन बना है, राइट, प्राइमरी कार्बोकैटाइन बना। इसको मैं क्या बना सकता हूं, आप कहोगे सर सेकेंडरी तो बनता हुआ दिख रहा है हमको हाइड्राइड शिफ्ट करा के, है ना। तो अगर मैं यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करा दूं, तो बताओ कैसा बन जाएगा, ये CH3CH प्लस CH3 ऐसा बन जाएगा। क्यों कराया गया ऐसा, ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, राइट, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो कौन सा बनेगा, बेंजीन के ऊपर लगेगा CH3 ऐसे जोड़ दूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना बेटा, ऐसे जोड़ लो, तो ऐसे करके CH को ही तो जोड़ना है, उस पे CH को जोड़ दिया। ये जो बना है बच्चों, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें फिनॉल का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने में, ठीक है ना। और बच्चों इसी को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें प्रिपरेशन करने में फिनॉल का, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जब हम करेंगे तब फिनॉल बनेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाला पॉइंट क्या है, याद रखने वाला पॉइंट आपका यह है, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग मोर देन 2 कार्बन कैन नॉट बी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड टू द बेंजीन रिंग, not introduced to the benzene ring due to the rearrangement of carbocations। कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, इसीलिए हम वहां पर क्या नहीं करेंगे, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं जिससे कि गलती ना हो आपसे बिल्कुल भी, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती नीट के पेपर में बच्चों, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बोकैटाइन मेरा ऐसा बन रहा है, CH3 CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, राइट, ये है मेरे पास। तो इसमें जो है अगर कार्बोकैटाइन बनाओगे तो देखोगे प्राइमरी बन रहा है, बट आपको प्राइमरी नहीं जोड़ना है, आपको क्या करना पड़ेगा, अब हाइड्रोजन भी नहीं है तो आपको मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा, CH3 शिफ्ट, ठीक। उसके बाद ये कार्बोकैटाइन ये बन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, C ऊपर वाले CH3 की सेहत पर फर्क नहीं पड़ा, इसकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ा, यहां से ये आ गया आपका CH2 और ये आ गया आपका CH3, साथ में बाई प्रोडक्ट तो आपका HCl ही निकलेगा। क्या निकलेगा, HCl ही निकलेगा। बताओ बात समझ में आ गई, चलो ये बात भी हो जाती है क्लियर। अब आते हैं बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन पर। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में रिएजेंट आपका वही रहेगा, मतलब क्या रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। रिएजेंट में मैं कहूंगा RCOCl, एसिड हैलाइड रह सकता है, RCOOCOR एसिड एनहाइड्राइड रह सकता है, क्योंकि देखो यही हमको दे सकते हैं ऐसे करके एसाइल ग्रुप, है ना, ये माइनस तो इस पे क्या प्लस, इस पे क्या प्लस, तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या, एसाइल ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एसाइल कार्बोकैटायन, एसाइल कार्बोकैटायन, या इसी को बोल सकते हैं एसाइलिनियम आयन, एसाइलिनियम आयन, ठीक है ना। तो ये जो होगा हमारा बस यही बनाएगा। एक बात और दिमाग में रखनी है, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना किसी भी तरीके का, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, किसी भी तरीके का कोई भी रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन में नहीं कराना। बात क्लियर हुई बच्चों, ठीक, जो कि मैंने यहां पर भी लिखा है, ठीक है ना। अब रिएक्शन इसकी कैसी होती है उसको ध्यान देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल तो आपको पता चली गया कि कौन सा मिलेगा, यहां से RCO+ टाइप का मिलेगा, राइट। चलो तो एक रिएक्शन करा के देख लेते हैं, किसी एक की करा के देखते हैं बच्चों, किसी एक की, मतलब कोई एसिड हैलाइड ले लेते हैं या उसके साथ कराते हैं। ये रहा अपना बेंजीन, ये H, ये प्लस, ये माइनस, तोड़ तोड़ के करते जाना है। RCOCl ले लेते हैं, मान लो एसिड एनहाइड्राइड लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाई प्रोडक्ट पे ही फर्क पड़ेगा। ये क्या लोगे यहाँ पर, एनहाइड्रस AlCl3 लोगे, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये टूटेगा माइनस में, ये टूटेगा प्लस में, ये प्लस इस पर जुड़ जाएगा जाकर के, मतलब बन जाएगा आपका एसाइल बेंजीन COR, राइट, और साथ में HCl निकल जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते तो यहां से क्या ये लेते अगर एसिड एनहाइड्राइड, तो यहां से RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बाई प्रोडक्ट निकल जाता, राइट। बिल्कुल समझ में आ रही है बच्चों सारी चीजें। चलिए अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे एडिशन रिएक्शंस की। एडिशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक, वो तो हमारी वो रिएक्शंस हो गई जो रिंग की वजह से होती थी। अब हम कर रहे हैं बात आपसे एडिशन रिएक्शंस की। तो एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन की बात करेंगे, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा बच्चों, ये बेंजीन है, इसमें ये बॉन्ड पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन ही तो होगा,
किसकी प्रेजेंस में? निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में हो सकता था ना। तो यहां पर बताओ ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पर, मतलब कुल मिलाकर के साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ये बॉन्ड टूट जाएंगे सारे, क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में बेटा? तो ये बन गया अपना क्या, कहां गए हो भाई, वापस आ जाओ, ये साइक्लोहेक्सेन। अब कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? तो देखो 3 बॉन्ड टूट रहे हैं, एक बॉन्ड टूटने पर 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 बॉन्ड टूट रहे हैं तो कितना चाहिए? 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3H2 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हैलोजिनेशन पर। किस पर? हैलोजिनेशन, या इसी में हम क्लोरीनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो रिएक्शन होती है इसको अच्छे से समझिएगा कैसे करके, क्योंकि यहां पर BHC बनेगा। ध्यान देना क्या क्या गड़बड़ी होती है, क्या क्या दिक्कत होती है। अभी की जो रिएक्शन पढ़ा रहा हूं वो एडिशन रिएक्शन है, ठीक, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि हैलोजिनेशन आपने सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास ये बेंजीन है, मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा बेटा Cl2 के साथ, जो कि मैंने एक्सिस में लिया है। किस में लिया है? एक्सिस में लिया है। और रिएक्शन में सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहा हूं। अगर बताओ लाइट की प्रेजेंस है, H पाया जा रहा है, तो फ्री रेडिकल होगा कि नहीं होगा? फ्री रेडिकल बनेगा। अच्छा, फ्री रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल बनने पर इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो आपकी कौन सी होगी? रिएक्शन तो एडिशन है, लेकिन कौन सी? फ्री रेडिकल बन रहा है ना, तो फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन होगी। ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग की वजह से शो कर रहे थे, अब फ्री रेडिकल एडिशन यहां शो कर रहा है, ठीक है ना। अब एडिशन होगा तो एडिशन होकर के क्या अंदर के डबल बॉन्ड्स पर कोई फर्क पड़ेगा बेटा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एडिशन तो तब होगा जब बॉन्ड टूटेगा, तो हाइड्रोजन जहां जहां लगा था वो तो लगा ही रहेगा। एक पर Cl आ जाएगा, हाइड्रोजन Cl, हाइड्रोजन Cl, हाइड्रोजन Cl, हाइड्रोजन Cl, हर जगह पर एक एक Cl आ जाएगा, हाइड्रोजन Cl। ये जो कंपाउंड बना देखने में काफी अच्छा लग रहा है, और अगर इसको तुम सिंपल लिखना चाहते हो तो C6 है, H6 है और Cl6 है। ध्यान देना, तो बेटा इसमें 3 बार 6 आ रहा है, इसलिए इसको 666 बोला जाता है। और इसका नाम जो होता है क्या रखेंगे? बेंजीन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसका नाम रख देंगे, ठीक है ना। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन ऑन क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स गमक्सेन, गमेक्सेन भी इसका नाम होता है, और इसी को हम लिंडेन भी बोलते हैं, और इसी को 666 भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे आइसोमर्स पाए जाते हैं, 8 आइसोमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। कितनी फॉर्म में? 8 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। BHC एग्जिस्ट इन 8 आइसोमेरिक फॉर्म्स। इसका जो गामा आइसोमर होता है वो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं। इट्स गामा आइसोमर यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड। तो बताओ गामा आइसोमर किसकी तरह यूज करोगे? इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करोगे। क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द BHC कितने हैं, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बच्चों BHC में 0 होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए तो 18 होता है, ठीक है ना। आप काउंट कर लेंगे, काउंट करके देख लीजिएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई? अच्छा, इतना पढ़ने और इतना समझने के बाद यहां पर आओ और मेरी बात को सुनो जरा। अगर यही रिएक्शन नोट करके लिखना इस बात को, यही रिएक्शन अभी आप हैलोजिनेशन ही करा रहे थे, बेंजीन का हैलोजिनेशन ही करा रहे थे, ठीक है ना। हैलोजिनेशन था। अगर ये हैलोजिनेशन आप करा रहे थे किसके साथ में? Cl2 को ले लिया था आपने, भले ही इसको एक्सिस में ले लिया, और यहां कोई हैलोजन कैरियर मान लो Fe या FeCl3 या एनहाइड्रस LCl3 ले लिया, तो ये रिएक्शन क्या करा रही थी आपको? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा के देती थी। ध्यान दे रहे हो, वहां फ्री रेडिकल एडिशन हुआ था अभी पीछे, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना क्यों जरूरी होता है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म ना पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें कैसे हम सीखेंगे, ठीक है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा। अगर इसको एक्सिस में लिया तो सारे के सारे हाइड्रोजन को कहेगा चलो तुम निकलो यहां से, अब यहां पर हमारा जोर दावा है, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा क्लोरीन से, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा क्लोरीन से। डबल बॉन्ड की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात समझ रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो? ठीक, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं C6Cl6 करके, राइट। हाइड्रोजन कोई नहीं बचा इसमें। इसको बोलते हैं बच्चों हेक्सा क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? हेक्सा क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, राइट। ये हो जाएगी मेरी हेक्सा क्लोरोबेंजीन। क्लियर हुआ? समझ गए अच्छे से? चलो अब कराते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन यहीं पर है तो मैं इधर लिख देता हूं बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में यहां लिख देता हूं। अब देखो जरा ऑक्सीडेशन में तुम क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन में तुम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2 जैसे KMnO4 जैसे HNO3 ले सकते हो, ठीक है ना। तो इनसे कुछ भी नहीं होता, ध्यान देना, इनसे कुछ भी नहीं होता बेंजीन का, है तो स्ट्रॉन्ग कहने के लिए। KMnO4 ले लो, ठीक, HNO3 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, नो रिएक्शन, कुछ नहीं कर पाएंगे, नो रिएक्शन, राइट। बट अगर तुमने बेंजीन का ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ कराया तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, V2O5। ये बनाता है आपका मैलिक एनहाइड्राइड। क्या बनाता है? मैलिक एनहाइड्राइड। याद रखना पड़ेगा बेटा इस रिएक्शन को आपको, ठीक है ना। सी मैलिक एनहाइड्राइड बना रहे हो ना, तो मैलिक एनहाइड्राइड बना रहे हो तो Cl कहां से आएगा यहां पर? मैलिक एनहाइड्राइड, C और डबल बॉन्ड
O डबल बॉन्ड O O, ये होता है आपका मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, राइट। तो ये बन जाएगा आपका मैलिक एनहाइड्राइड, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं ओजोनोलिसिस पर। किस पर? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मैं आपको वैसे भी पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। चलो फिर भी एक बार जल्दी से रिएक्शन देख लो। तरीका फिर वही होगा अपना, ठीक। क्या कराना है? O3 का एडिशन कराना है। दूसरे स्टेप में क्या कराना है? मान लो H2O और जिंक लिया है, H2O और जिंक रिडक्टिव है ना बच्चों, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, राइट। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है। बताओ CHO 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 मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल, राइट। बच्चों मुझे ही समझ में आ रहा है अकेले कि आपको भी आ रहा है? आना चाहिए सबको। मान लो कोई कह दे कि ना ऐसे कैसे, हम इसकी कराएंगे, तो बताओ क्या करोगे? हमने कहा भाई अगर इसकी कराना चाह रहे हो इसकी करा लो, क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे तोड़ लो, ऐसे ऐसे तोड़ लो। रिएजेंट तो बताओ भाई क्या होगा? O3, दूसरा क्या होगा बेटा? H2O और जिंक। क्या बना? देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिल बना लो पहले, ठीक है ना, बाकी का हिसाब किताब बाद में करेंगे। CHO CHO कितना? 2। अब देखो जरा, ये CHO CHO वाला था, ये CHO CHO वाला था, यहां से क्या है CH3, यहां क्या होगा C डबल बॉन्ड O, यहां क्या होगा CHO, मतलब एक बनेगा CH3 CO CHO। बताओ किसको कितना समझ आया? भाई मैंने कहा CH3 CO CHO, ये टर्मिनल का है, पूरा टूटा हुआ, यहां से पूरा टूटा हुआ है, लेकिन बीच में है CO रहेगा, तो CH3 CO CHO बन गया कि नहीं बन गया? ये था अपना ओजोनोलिसिस। नहीं आई बात समझ? आई। अब आते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन पर। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है समझिएगा। गटरमैन रिएक्शन अलग होती है, गटरमैन कोच रिएक्शन अलग होती है, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस अलग होती है। ये गटरमैन की रिएक्शन जो है 3 रिएक्शन होती है हमारे पास, जिसमें से 2 मैं यहां पर पढ़ाऊंगा और तीसरी जो है आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ाऊंगा। तो गटरमैन कोच रिएक्शन को समझना है आपको। गटरमैन कोच रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, हम बेंजीन को लेते हैं और बेंजीन को लेकर के CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं, है ना। HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, राइट। तो यहां से क्या बनता है? हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड बन जाता है। CHO प्लस में निकल जाता है आपका HCl, ठीक है ना। कैसे बना होगा? यहां से देखो CHO बन रहा है और ये हाइड्रोजन यहां का निकल के HCl निकल रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं आपको अलग से इसको दिखाता हूं कि कैसे बना होगा ये। तो देखो CO है प्लस HCl है, यही तो लिए हो ना, यही तो लिए हो बेटा। तो बताओ ये क्या बनेगा? HCOCl बनेगा, जो कि कैसा होता है? पढ़ा चुके हैं आपको ये बात? हाँ अभी नहीं पढ़ाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वहां पर याद दिलाएंगे कि यहां पर पढ़ाया था आपको। तो यहां से देखो ये ऐसे करके टूट जाता है, टूट जाएगा कि नहीं? अनस्टेबल है तो टूट जाएगा। यहां से बताओ ये Cl तो माइनस में जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H ऐसे करके ये प्लस में चला जाता है। तो यहां से CHO बनता है, जो इस पे प्लस में गया इलेक्ट्रोफिलिक की तरह जाकर के इस पर अटैक कर देगा, इसका H प्लस इस Cl माइनस के साथ में HCl बना देगा। ऐसे करके होती है इसकी मैकेनिज्म। बिल्कुल कूल डाउन होकर के सारी चीजों को सीखना, कुछ भी नहीं छोड़ना है बच्चों, ठीक है ना। गटरमैन कोच, कोच में याद रखना, देखो कोच में बेटा OC आ रहा है, OC ऐसे करके, यहां CO आ रहा है, ये याद रहेगी बात। अब एक बात और याद रखना, यहां भी HCl है आपके पास, यहां भी HCl, बट क्वेश्चन में अगर कभी पूछ ले क्या दोनों HCl सेम होते हैं, आप कहना नहीं, दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग होते हैं। ये हमारा कंसंट्रेटेड होता है और ये डाइल्यूट मिला होता है, ठीक है ना, दोनों अलग होते हैं। अब गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या है बच्चों, उसको भी सीखो। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में हम बेंजीन की रिएक्शन HCN प्लस HCl के साथ कराते हैं। किसके साथ? HCN प्लस HCl के साथ कराते हैं। तो देखो जरा गटरमैन, इसकी मैकेनिज्म नहीं बताएंगे क्योंकि ये हमारे वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक जैसे नाम है ना, कंफ्यूजन ना हो अगर वो नया पूछे तो इसलिए आपको बता रहे हैं। HCN प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 बनेगा, इससे भी आपका क्या? बेंजल्डिहाइड CHO, याद रखेंगे बेंजल्डिहाइड। और बाकी जो बाई प्रोडक्ट है आपका उसकी भी खैर जरूरत नहीं है, तो इसको छोड़ो, ठीक है ना। क्या निकलेगा जाने दो, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। तो फिलहाल आप ये बताओ, गटरमैन कोच और गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं आपसे वुड्स रिएक्शन की, जो कि मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूं। वुड्स रिएक्शन में अपन लोग क्या किया करते थे, एल्काइल हैलाइड, दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड लेते थे, 2Na के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन करते थे। अब गटरमैन रिएक्शन हो गई, सॉरी गटरमैन हो गई, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमैन कोच हो गई, वुड्स रिएक्शन की बात हो गई। अब वुड्स फिटिंग में देखो, ये वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और एक फिटिंग रिएक्शन होती है, तीनों में सिमिलरिटी है। जब दोनों एल्काइल पार्ट लोगे तो वुड्स बोलोगे, जब दोनों एराइल पार्ट लोगे तो फिटिंग बोलोगे, जब एक एल्काइल एक एराइल लोगे तो वुड्स फिटिंग बोलोगे। देखो वुड्स दोनों एल्काइल, वुड्स फिटिंग एक एल्काइल एक एराइल, फिटिंग दोनों एराइल, ऐसे करके लेना, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलो रिएक्शन लिख के बताते हैं आपको, और आप जो है इसको अच्छे तरीके से सीखिए। देखिए जरा क्या क्या मिलेगा। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, RX प्लस 2Na प्लस XR
ड्राई ईथर, राइट, क्या बन जाएगा, RR प्लस 2NaX। ऐसे ही होता था। वुड्स फिटिंग में मैंने क्या कहा, एक एराइल पार्ट ले लो, एक एल्काइल पार्ट ले लो, बस। ये एराइल हो गया, प्लस 2Na प्लस X और CH3 ले लो। यहां पर एल्काइल है ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा लो। 2NaX, यहां से क्या लग जाएगा, CH3 प्लस में क्या निकल जाएगा, 2NaX। बिल्कुल सेम ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में भी मिलेंगी हमें, ठीक। दोनों के दोनों अगर एराइल पार्ट ले लोगे बेटा, दोनों के दोनों एराइल पार्ट ले लोगे X, ऐसे करके, तो बताओ क्या निकालोगे यहां से, 2NaX, और क्या होगा, सेम सब कुछ बन जाएगा बाइफिनाइल। क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये प्रोडक्ट जो बना है ये और किस रिएक्शन में मिलता है, तो याद रखिएगा उलमैन रिएक्शन में मिलता है ये, ठीक है ना। दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोबेंजीन कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करके बाइफिनाइल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ाई जाएगी बच्चों। इस तरीके से हमारा बेंजीन का काम पूरा हो जाता है, खत्म, राइट। अब इसके बाद हमारी बात आती है टॉलुइन की। किसकी बात करते हैं, टॉलुइन की बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से टॉलुइन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर ये चैप्टर अपना हो जाएगा खत्म। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे टॉलुइन के बारे में, ठीक। अब टॉलुइन क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, ठीक है ना। तो जो बेंजीन वाली रिएक्शंस थी, इसमें जो बेंजीन वाली रिएक्शंस थी वो तो हमें देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर आपको बना के पहले समझा दूं तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है समझना। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये है अपन लोग के पास टॉलुइन, ठीक। अब देखो ये जो टॉलुइन है इसमें एक ये साइड चेन है, क्या है, साइड चेन। तो इसकी वजह से भी कुछ रिएक्शंस होंगी। अब इसकी वजह से जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी FRS होंगी। FRS बोले तो बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होंगी। कैसी होंगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और अगर इस रिंग की वजह से बात की जाए बच्चों तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वही पांचों रिएक्शन जो अभी बेंजीन की पढ़ाई है मैंने, वही पांचों रिएक्शन सेम होंगी, ठीक है ना। बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, चुटकियों में आपको बात याद रह जाएगी, कतई नहीं भूलोगे, कहीं से कहीं तक नहीं भूलोगे। क्या बात समझ में आ गई। तो हमें मेनली किसकी पढ़नी है रिएक्शन, इसकी पढ़नी है जो साइड चेन की वजह से होनी है। तो आओ जरा पहले इन्हीं को निपटाते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू साइड चेन कैसी होंगी बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने आपको वहां पर बताया, ठीक। कैसे होंगी, जैसे देखो, ओए भाई रुको, कैसे होंगी जरा ध्यान देना। ये है मेरे पास CH3, राइट। अभी यहां पर आपको मान लो क्लोरीनेशन कराना है, क्लोरीनेशन कराना है, किसकी प्रेजेंस में कराओगे, सनलाइट, क्योंकि फ्री रेडिकल कराना है। तो बेटा क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्लोरीन से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और क्या फिर से अगर Cl2 लेकर के तुम ये रिएक्शन करा दोगे तो होगा, बिल्कुल होगा। जब तक है जान, मतलब जब तक है हाइड्रोजन तब तक होगी रिएक्शन, Cl2 बन जाएगा। एक बार और हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, Cl2H, क्या बनेगा, CCl3, राइट। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ऐसे बनता जाएगा। सर आप HCl नहीं निकाल लो, बेटा निकाल दो ना, HCl तो निकलता ही जाएगा। यहां पर क्या निकलेगा, -HCl -HCl, ऐसे ये निकलता जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये है हमारे पास में क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल वाली, जो कि हमारी साइड चेन की वजह से हो रही है। ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड ना, ये तो पीछे पढ़ ही चुके हो, बेंजाइल क्लोराइड। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो ये हो गया। अच्छा बेटा यहां पर हमारे पास बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो भी तो फ्री रेडिकल हुआ करता था यार। उसके रिएजेंट तो मैंने आपको 3 याद करवाए होंगे, है ना। कौन कौन सा था, क्लोरीन एट 500 डिग्री सेल्सियस, NBS इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, SO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यही तो 3 थे। चलो फिर से मैं लिख देता हूं बच्चों। पहला था हमारे पास में क्या, पहला था हमारे पास क्लोरीन एट 500 डिग्री सेल्सियस। दूसरा था अपने लोग के पास NBS, है ना, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड HNu की प्रेजेंस में। तीसरा अपना था SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट ना, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होता था, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे करके हम लोग कहते थे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर ये है और मैंने रिएक्शन इसकी Cl2 एट 500 डिग्री सेल्सियस करा दी तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे ये जो एलाइलिक कार्बन है यहां पर सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां ध्यान देना अच्छे से। CH2Cl कहां पढ़ाया था बच्चों, एल्कीन में, बिल्कुल सेम यही पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। बात समझ में आ गई। अच्छा मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है CH2CH3, राइट। तो यहां कुछ होगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन ये एलाइलिक या बेंजाइलिक, एलाइलिक थोड़ी ना बोलोगे, ये तो बेंजीन के ऊपर लगा तो बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक भी तो सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा,
तो मान लो मैंने कहा चलो क्लोरीन 500, बाकी तो रिएजेंट आपको बता दिए ना ऊपर तीनों, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक क्या कराएगा, यहां से बेंजाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन कराएगा, तो बनेगा क्या CH Cl और CH3, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। अच्छा चलें, इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, है ना, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान देंगे ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो KMnO4 के ऑक्सीडेशन में दिमाग में क्या रखना है आपको, ये रखना है कि बेंजीन के ऊपर लगा चाहे जो भी हो, कुछ भी चेन लगी हो, CH3 हो, C2H5 हो, CH3 CH3 हो, मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो, कुछ भी हो, जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके सिर्फ और सिर्फ COOH में कन्वर्ट होंगे। जैसे CH3 CH2 CH3 हो, ये CH3 CH3 ऐसे करके कोई हो, इन सब का अगर तुम ऑक्सीडेशन करा रहे हो KMnO4 के साथ, किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के आपको CHO देंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ चेन और लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है ना, कितनी भी लंबी चेन लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल भी देकर के बता देता हूं, बात को क्लियर कर दूं। तो देखो जरा CH2 CH3, ठीक है, KMnO4 लिया, क्या नेचर ऑफ चेन लेंथ ऑफ चेन पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या दे देगा बच्चों, डायरेक्टली बेंजोइक एसिड, हर केस में बेंजोइक एसिड मिलेगा यहां से। ये तो काम और आसान कर दिया, रटना समझना पढ़ना कुछ भी नहीं है, आराम से खत्म हो गई कहानी, ठीक है बेटा, ये बात खत्म हुई। इसके बाद आ जाओ इटार्ड रिएक्शन की बात करते हैं। देखो इटार्ड रिएक्शन वैसे तो हमें एल्डिहाइड कीटोन में मिलेगी, इसको जो है मैकेनिज्म के साथ वहीं पर पढ़ेंगे, बाकी इसको जो है यहां पर पढ़ के खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन ही कराना है मेनली। ऑक्सीडेशन कैसे कैसे हो सकता है, यहां से देखो जरा, टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन, ठीक, इसका ऑक्सीडेशन मैं करा सकता हूं CrO2Cl2 के साथ, ठीक है ना, CrO2Cl2 के साथ CCl4 ले लें हम, यही वाली रिएक्शन मेरी कहलाती है इटार्ड रिएक्शन। कौन सी, इटार्ड रिएक्शन। बाकी इसका ऑक्सीडेशन तो हम किसी दूसरे रिएजेंट के साथ भी करा सकते हैं, जैसे दूसरे रिएजेंट में हम ले सकते हैं MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, एसिडिक मीडियम में MnO2 ले ले तो भी ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। तीसरा रिएजेंट हम एक और ले सकते हैं CrO3 CH3 COO होल ट्वाइस O एनहाइड्राइड, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। ये सब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे CHO में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, CHO में। बट इटार्ड जो है आपका कौन सा होगा, इटार्ड तब होगी जब टॉल्यूइन रिएक्शन करे CrO2Cl2 और CCl4 के साथ, तब बोलेंगे इटार्ड। बाकी ये दो भी यूज किए जा सकते हैं, बट इटार्ड इसके लिए बोला जाएगा स्पेसिफिकली। बात समझ में आई। अच्छा इसमें क्या होता है, एक और लाइन, एक और दूसरी बात, CH3 जोड़ोगे तो फर्क क्या रह जाएगा पहले वाले में, कोई नहीं ना, तो इसलिए CH3 का है जोड़ोगे तो एक काम करो ना, CH2 CH3 जोड़ लो, डिफरेंशिएशन भी समझ आ जाएगा। ठीक, ले क्या रहे हो, CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इटार्ड रिएक्शन करा रहे हो, तो इसमें टर्मिनल वाला जो CH3 होता है बच्चों बस वही कन्वर्ट होता है, ये रहेगा CH2 CHO, टर्मिनल वाला CHO, ठीक, टर्मिनल वाला CHO बनाएगा, तो ये CH3 जो है कन्वर्ट हो गया CHO में। नीचे हम लिख भी सकते हैं इन दिस ऑक्सीडेशन टर्मिनल CH3 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप। किसमें बच्चों, CHO ग्रुप में। कौन सा वाला, टर्मिनल वाला CH3। बात समझ में आई। चले अब इसके बाद चैप्टर होने जा रहा है अपना खत्म। इसमें हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन की रिंग की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं। तो यार अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम थोड़ा सा समराइज वे में आपको पढ़ाते हैं, है ना, समराइज वे में पढ़ाते हैं। समराइज वे में कैसे पढ़ाएंगे हम आपको खाली इलेक्ट्रोफाइल बता देंगे कैसे कैसे करके होगा, कहां कहां पर जुड़ेगा, एक को जोड़ देते हैं, बाकी सारा का सारा सब कुछ अपने आप से जोड़िएगा आप, ठीक है ना। तो आर, पहले बात तो समझो, आर जो है मेरा वो आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है, याद रखना, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया होगा, है ना, एक रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था, वहां से याद रखिएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये मेरा ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कराएगा। बेंजीन में तो सारी पोजीशन खाली होती है, कहीं भी लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट जब कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन पर पहले से सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनकमिंग ग्रुप को कहां लगाएं। मैंने आपको 3 केस भी पढ़ाए थे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि कहां लगना है, कैसे लगना है, उन तीनों केसेस को अच्छे से याद रखिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पढ़ा है, मैं बार बार बोलता हूं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है, बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है। तो देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और रिंग का क्या है, एक्टिवेटर है। रिंग का एक्टिवेटर मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा मेरा, वो कहां पर लगेगा, वो सीधा सीधा मेरा लगेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। मतलब वो सिंपल में आपको ये बताना चाह रहा है कि इतना काम करो, ये जो तुम्हारे पास बेंजीन की रिंग है, ठीक, ये जो बेंजीन की रिंग है, अगर यहां पर आपका CH3 पहले से लगा है, ठीक है, और तुम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करा रहे हो, और इलेक्ट्रोफाइल भी आपके बेटा वही 5 हो सकते हैं। कौन कौन से 5, मतलब वही रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। बात समझ में आ रही, उनके सबके इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बस उन्हीं को जान लेंगे। तो देखो जरा, यहां पर ये हो गया आपके पास CH3, इस पे तो कुछ नहीं होगा, रिंग की वजह से रिएक्शन पढ़ रहे हो ना तुम। एक बनेगा आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जिस पर E जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, और दूसरा बनेगा आपका
एक और प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मेटा होता तब तो एक ही बन जाता CH3 और पैरा पर E जुड़ जाएगा, राइट। तो ये बनेगा। कभी जब ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे तो ऑर्थो वाला जो है वो हमारा माइनर होगा, सिर्फ एक केस में आपका मेजर होता है ऑर्गेनिक में पूरी, तो वो मैं आपको बताऊंगा एमीन वाला चैप्टर जब आएगा तब, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर। कभी भी मेजर और माइनर आता है तो हमेशा मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला होगा आपका। बात समझ में आई। अब यहां पर जो आपका ये जो E प्लस होता है वो क्या क्या हो सकता है, मैं यहीं लिख के बात खत्म करूं ना। E प्लस में भी, E प्लस क्या क्या हो सकता है, E प्लस में भी Cl प्लस अगर हेलोजिनेशन करा रहे हो, NO2 प्लस अगर नाइट्रेशन करा रहे हो, और इलेक्ट्रोफाइल जो है SO3 हो सकता है आपका इन केस ऑफ सल्फोनेशन। अगर एल्काइलेशन करा रहे हो तो R प्लस हो सकता है, और अगर एसाइलेशन करा रहे हो तो RCO प्लस हो रहा है, ठीक, ये हो सकता है। क्या बातें समझ में आई आपको बच्चों, क्या क्लियर कर पा रहे हो? तो इस तरीके से आपके ये कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, क्लियर ना? ये बातें क्लियर हुई बच्चों, सीख गए आप। अगर यहां पर याद रखना भाई, अगर फ्यूमिंग ले लोगे तुम, फ्यूमिंग HNO3 लेकर के नाइट्रेशन कराओगे तो वो तीनों पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, आर्थो मेटा पैरा, तीनों पोजीशन, ठीक है ना। तो बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन बन जाएगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग TNT बोलते हैं, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है ना। अच्छा, मेरा पता नहीं क्यों दिल मान नहीं रहा है कि आपको पूरी बात समझ में आई है। मुझे ये लग रहा है एक रिएक्शन जो तगड़ी लगती है आपको, सबसे तगड़ी ये वाली है ना, ये एक करके बता दूं मैं, ठीक। क्या सही लग रहा है मुझे बच्चों? बोलो जरा, सही लग रहा है? हाँ सर, आपको गलत लग भी कैसे सकता है सर, आप तो हमारी शक्लें बिना देखे भी हमारी प्रॉब्लम जान जाते हो। बिल्कुल सही बच्चों, टीचर का काम है। देखो एनहाइड्रस CL3 ले लिया, क्या करना है, कुछ नहीं, यहां से तोड़ना है, जोड़ना कहां पर, ऑर्थो पर और पैरा पर। मेजर कौन होगा, पैरा वाला। CH3 की सेहत पर कौन फर्क पड़ेगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा सर। क्यों पड़ेगा, रिएक्शन पड़ रहा है और रिंग की वजह से, तो CH3 तो साइड चेन है ना, है ना, तो CH3 को तो ऐसे ही संभाल के रखेंगे हम लोग, COCH3, राइट। नहीं आया चम्मच में, आया यार, मेजर तो तुम बता दो सर। बिल्कुल हम ही बताएंगे, ये होगा मेजर, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया अपना माइनर। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों ने जो है क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली है समाप्त। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अपना पहला चैप्टर होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपने क्लास 11th की ऑर्गेनिक को कंप्लीट किया है। बहुत जल्दी ही हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में। उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, आपके लिए चैप्टर होता चला जाएगा एकदम आसान। क्यों आसान होता चला जाएगा आगे का चैप्टर? क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ेंगे, और बहुत सारी अब तक यहां पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रिएक्शंस वही होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, तो आपको लगेगा कि सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर होते जाएंगे छोटे और होते जाएंगे जल्दी जल्दी खत्म। हाइड्रोकार्बन्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में पूरा का पूरा हम लोगों ने कवर किया। क्या क्या चीज बच्चों? एल्केन्स कवर किया, एल्कीन्स कवर किया, एल्काइंस कवर किया, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कवर किया। बहुत ज्यादा लेक्चर्स आपके नहीं है, मैंने एल्केन्स में भी, एल्कीन्स में भी और एल्काइन में तो बहुत ही कम टाइम लिया, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी कम टाइम लिया। किसी में भी 3 घंटे से ज्यादा का टाइम आपका नहीं जाएगा। मैं मानता हूं कि ये 3 चैप्टर थे, ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 घंटे में आप लोगों के कंप्लीट हो गए होंगे विद फुल डिस्कशन, ठीक है ना, विद फुल डिस्कशन एंड विद क्वेश्चंस। बीच बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ रीजंस उठाते रहे हैं, ठीक है ना। फुल डिटेल्ड है आपके पास में, डिटेल्ड नोट्स होगा आपके पास में, डिटेल्ड वीडियो है। आपको क्वेश्चन उम्मीद करते हैं यहीं से मिलेगा, दमदार तरीके से, अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से एकदम लग जाइए, मेहनत से पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर होगा अपना हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। डॉक्टर्स अकेडमी से जुड़ने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।